आज स्टूडियो में वो गेस्ट हैं जिन्हें आपने बेहद प्यार दिया, जिनके एपिसोड को आपने बेहद सराहा, क्योंकि वो आपको जल्द से जल्द करोड़पति बनने का एक कह सकते हैं कि नुस्खा बता गए। आज तो आप बड़े रंगीन मिजाज में आए हैं, एकदम कलरफुल शर्ट। हमारा पॉडकास्ट बहुत रंगीन था, बहुत अच्छे अच्छे सवाल पूछे थे आपने, और आपका शो का नाम भी तमन्ना विद टॉकीज, तो मैंने कहा थोड़ा फिल्मी होना चाहिए। आज कितने दिनों में करोड़पति बनाने वाले हैं? जीवन में आपको दो चीजें मिलती हैं, या तो आपको कामयाबी मिलेगी या आपके पास बहाने होंगे। बुढ़ापे में आपके पास बहुत सारी कहानियां होंगी या बहुत सारे पैसे होंगे, आप चुनिए। दुनिया का सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट है खुद पे किया हुआ इन्वेस्टमेंट। पैसा बनाने का फॉर्मूला आपने दर्शकों को बताया था, पैसा बचाने का भी फॉर्मूला आज आप बताइए कि कैसे पैसा शुरू से बचाया जाए। आपको पैसा बनाना है तो ये पॉडकास्ट बहुत काम का है। पहले तो ये मानना पड़ेगा कि पैसा खराब चीज नहीं होता। हम सब पूरी जिंदगी पैसे के पीछे भागते हैं, ऐसा कुछ फॉर्मूला है आपके पास कि पैसा हमारे पीछे भागे? बिल्कुल है, लेकिन उसके लिए पहले आपको पैसे के पीछे भागना पड़ेगा। थोड़ा पैसा बनाना है तो जल्दी बन जाएगा, फिर वो जल्दी खत्म भी हो जाएगा। जो जल्दी फसल देता है वो ज्यादा दिन तक नहीं देता है। जो थोड़े लंबे समय सींचने के बाद, जिसमें थोड़ा सब्र ज्यादा होता है, तो जब पैसा जब बड़ा बनता है तब वो पैसा लॉन्ग लास्टिंग होता है। ज्यादा पैसा बचाइए। ज्यादा पैसा कब बचा पाएंगे आप? जब ज्यादा पैसा कमाएंगे, और ज्यादा पैसा कमाएंगे तो ज्यादा पैसा बचाएंगे, फिर उसको ज्यादा समय के लिए इन्वेस्ट कीजिए, तो फिर पैसा बड़ा हो जाएगा। इतना बड़ा हो जाए कि आपको लगे कि हाँ, इसके इंटरेस्ट से मैं अब पूरी जिंदगी चला सकता हूं। और ये चीज कैसे पॉसिबल है? काम करते हैं पैसे कमाने के लिए, तो काम करो तो तक पैसा आ रहा है। इस पैसे को ऐसी जगह लगाना है जहां से पैसिव इनकम है। जिस दिन आप पैसिव इनकम आने लगेगी, उस दिन आप अपने पैसे को एंजॉय करने लगेंगे। कहते हैं पैसा पैसे को खींचता है। पैसा पैसे को खींचता है, लेकिन ये बड़ा पैसा छोटे पैसे खींच लेता है। तो आप पैसे से पहले बड़ा पैसा बनाइए। पहला लाख कमाना मुश्किल है, पहला 1 करोड़ कमाना मुश्किल है, उसके बाद उसको मल्टीप्लाई करना आसान। और वो पहला लाख, पहला 1 करोड़ आपके एफर्ट से बनेगा। क्या बेटर है, म्यूचुअल फंड या फिर स्टॉक्स? डायरेक्ट स्टॉक खरीदना थोड़ा रिस्की है। म्यूचुअल फंड के थ्रू आप पूल में पैसा लगाते हैं तो आपका रिस्क एवरेज हो जाता है, रिस्क कम हो जाता है और रिटर्न अच्छा मिलता है। म्यूचुअल फंड इज द बेस्ट एंड इजीएस्ट वे टू इन्वेस्ट इन इक्विटी मार्केट। कोई अगर कोई पेरेंटल एसेट नहीं है या फिर ऑब्वियसली 2 नंबर का काम नहीं करते हैं, तो क्या हम कभी अमीर नहीं बन सकते? नहीं, बिल्कुल बन सकते हैं। मैंने पहले भी कहा था कि अगर आप डिसिप्लिन से करें काम तो बिल्कुल बन सकते, कोई भी आदमी बन सकता है। एनी वन कैन बी मिलियनेयर। तो ये नहीं लगे रहेंगे और मेहनत करेंगे तो कुछ ना कुछ तो होगा ही, कुछ ना कुछ बहुत कुछ होगा। ये आप लोग कर रहे हैं, ये फाइनेंशियल लिटरेसी इतनी दे रहे हैं आप लोग ना, बोल के अगला जनरेशन हो सकता है 40 पे रिटायर करने का सोच सके। Tamanna Talkies, where you can follow trend every weekend. So please share, follow and subscribe. नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है तमन्ना टॉकीज पर। और आज आपके लिए खुशखबरी है, क्योंकि आज स्टूडियो में वो गेस्ट हैं जिन्हें आपने बेहद प्यार दिया, जिनके एपिसोड को आपने बेहद सराहा, क्योंकि वो आपको जल्द से जल्द करोड़पति बनने का एक कह सकते हैं कि नुस्खा बता गए। और साथ ही साथ कई लोगों ने कमेंट सेक्शन में लिखा कि आप उनको दोबारा बुलाइए। कई सारी क्वेरीज हैं, कई सारी कह सकते हैं आशंकाएं हैं, और कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो वो पूछना चाहते थे। मुझे लगता है चितरंजन जी, अब मुझे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। और आज तो आप बड़े रंगीन मिजाज में आए हैं, एकदम कलरफुल शर्ट। आज कितने दिनों में करोड़पति बनाने वाले हैं? थैंक यू सो मच तमन्ना जी। तमन्ना टॉकीज के लिए सारे दर्शकों को बहुत सारा आभार, बहुत सारा प्रेम। मैंने कमेंट पढ़े और बड़े अच्छे अच्छे कमेंट लोगों ने लिखे थे। कुछ सवाल भी थे जो हम इस एपिसोड में लेंगे। और आपका बहुत आभार, आपका बहुत आभार कि आपने मुझे दोबारा इस मंच पे बोलने का मौका दिया। लोगों ने इतना ज़्यादा डिमांड की थी, कमेंट सेक्शन भरा हुआ था कि दोबारा बुलाइए, ये कैसे हो सकता है, SIP करूं तो कैसी SIP करूं। अच्छा, इन्होंने तो कहा है कि घर लोन से बनाइए, नहीं बनाइए, लेकिन आम आदमी कैसे बनाएगा। इतने सारे सवाल थे, तो मुझे लगता था कि प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है, आपको दोबारा बुलाया जाए। आपने सवाल अच्छे पूछे थे, आपने सवाल बहुत अच्छे पूछे थे। क्रेडिट ले लेती हूँ। कुछ ही लोग हैं जो क्रेडिट देते हैं, उनमें से एक चितरंजन जी हैं। तो सर, मुझे आज ये बताइए कि जो पैसा बनाने का फॉर्मूला आपने दर्शकों को बताया था, पैसा बचाने का भी फॉर्मूला आज आप बताइए। पैसा बनाना या पैसा बचाना ना एक माइंडसेट की बात है। देखिए, जीवन में आपको दो चीजें मिलती हैं, या तो आपको कामयाबी मिलेगी या आपके पास बहाने होंगे। बुढ़ापे में आपके पास बहुत सारी कहानियां होंगी या बहुत सारे पैसे होंगे, आप चुनिए आपको क्या चाहिए। अगर आप ये कह रहे हैं कि ये नहीं हो सकता, ये तो बहुत वाहियात सी बात है, तो बिल्कुल ऐसा सही बोला। मैंने कहीं सुना था, किसी प्रवचन में सुना था कि ईश्वर को एक ही बात बोलने आता है, तथास्तु। अगर आप कहते हैं कि ये तो इम्पॉसिबल है, ये नहीं हो सकता है, तो आप सही हैं, तथास्तु, ऐसा ही होगा। सच में नहीं हो सकता आपसे। और अगर आप कहते हैं कि ये हो सकता है, इसे मैं कर दिखाऊंगा, तो भी ईश्वर यही कहते हैं कि तथास्तु, हो जाएगा। तो आपको पैसा बनाना है तो ये पॉडकास्ट बहुत काम का है। पहला स्टेप कौन सा है? ज़्यादा पैसे कमाना। अच्छा।
अपने आप में इन्वेस्ट इन योर सेल्फ। दुनिया का सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट है खुद पे किया हुआ इन्वेस्टमेंट। मतलब अच्छे कपड़े नहीं, खुद का इन्वेस्टमेंट लोग कई बार सोचते हैं कि अच्छे ब्रांडेड कपड़े पहनना, नहीं वो नहीं। रंगीन कपड़ा तो मैंने आज इसलिए पहन लिया मैं इसी पे आ रही थी कि मुझे लग रहा है आपने बना लिया इतना। रंगीन कपड़ा तो इसलिए पहन लिया कि वो ब्लू व्हाइट शर्ट और ब्लू जैकेट, मतलब ब्लू कोट एक ट्रेडमार्क बन गया है मेरा। तो सब कहते हैं यार कुछ कपड़े चेंज करके पहनो, तो मैंने आज बदल लिया। लेकिन हमारा पॉडकास्ट बहुत रंगीन था, बहुत अच्छी बातें करी थी हमने, अच्छे अच्छे सवाल पूछे थे आपने, तो मैंने कहा पॉडकास्ट से मैच करता हुआ, और आपका शो का नाम भी तमन्ना विद टॉकीज, तो मैंने कहा थोड़ा फिल्मी होना चाहिए। तो आप देखिए हिंदुस्तान में पहले की फिल्में देखिए और बीच की 90s की फिल्में देखिए और फिर अब की फिल्में देखिए। आपने देखा 80s 70s में जब फिल्में बनती थी तो उसमें एक दुखियारी माँ होती थी, बच्चा गुम हो जाता था उसका, बच्चा गुम हो जाता था, गरीबी में जीवन गुजरता था, एक सेठ एक लाला होता था जो पैसे उधार देता था और वो इंटरेस्ट बहुत चार्ज करता था, बहुत सारे ब्याज चार्ज करता था, और जिसकी वजह से वो उनके खेत में सब ले लेता था। फिर उस माँ का बेटा हीरो बन के आता था और बदला लेता था। राधा रानी, मदर इंडिया। मदर इंडिया आइकॉनिक फिल्म है मदर इंडिया ना, तो मदर इंडिया याद कीजिए। उसके बाद एक जमाना आया जब 90s में, जब दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, हिंदुस्तान के लोग छुट्टियां मनाने स्विट्जरलैंड जा रहे हैं और वगैरह वगैरह, और बहुत खुशहाली फिल्मों में अच्छी रंगीनियत आई, दिल तो पागल है, या ये सब मतलब रोमांटिक फिल्में। मतलब तब वो रोटी कपड़ा मकान की बात नहीं होती थी, तब हॉलीडे, जीवन जीने और खुशियों और प्यार की बातें होती थी। अब का दौर देखिए, अब जो फिल्में आती हैं वो सब विदेश में शूटिंग होती है। मतलब रॉक स्टार जैसी फिल्म जिसमें एक आम आदमी के एक बड़े टॉप सिंगर बनने की कहानी है, उसकी भी शूटिंग यूरोप में होती है। एक छोटी से छोटी फिल्म पे भी अगर बात होती है तो उसका आधा शेड्यूल विदेश में शूट किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये देश की इकोनॉमी दिखाता है, देश कहाँ था, कहाँ से कहाँ होते हुए कहाँ तक पहुँचा है। ये वेल्थ की जर्नी भी ऐसे ही है। पहले कुछ लोगों के पास पैसा होता था, वो एक गांव में जो एक लाला होता था उसके पास पैसा होता था, धीरे धीरे वो प्रगति, वो पैसा अधिकांश लोगों के पास पहुंचा, मिडिल क्लास तक पहुंचा। मतलब देश की इकोनॉमी अच्छी हो रही है। देश की इकोनॉमी का मतलब क्या हुआ? लोग ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं, देश की पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है। पर कैपिटा इनकम तो बढ़ रही है, हमारी इनकम बढ़ रही है कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप ये सोचना कि आप पैसा बना सकते हैं, पैसा बनाना चाहिए, पैसा ज़रूरत की चीज़ है, पहले तो ये मानना पड़ेगा कि पैसा खराब चीज़ नहीं होता। लोगों ने मान रखा है कि पैसे से बुराइयां आती है, पैसा, ये भी एक माइंडसेट है, ये गलत माइंडसेट है। पैसा बुराई नहीं होता, पैसे से आप जो करते हैं वो बुराई होता है। अगर आपके अच्छे संस्कार हैं तो उस पैसे से आप, हो सकता है कोई धर्मशाला खोलें, कोई कहीं प्याऊ लगवाएं, कहीं आप दान कर रहे हैं, कहीं किसी अनाथ आश्रम में डोनेट कर रहे हैं, किसी की मदद कर रहे हैं। अगर पैसा आपके पास बिना कुछ किए आ गया है तो हो सकता है आप शाम को पब में मिलें, डिस्को में जाएं, पैसे को अनापशन आप खर्च करें। पैसा खराब नहीं होता, आपको जो संस्कार मिले हैं वो संस्कार तय करेगा कि आप पैसे को खराब तरीके से इस्तेमाल करेंगे या अच्छे तरीके से इस्तेमाल करेंगे। हम सब पूरी जिंदगी पैसे के पीछे भागते हैं, ऐसा कुछ फॉर्मूला है आपके पास कि पैसा हमारे पीछे भागे? बिल्कुल है, लेकिन उसके लिए पहले आपको पैसे के पीछे भागना पड़ेगा। पालक का पौधा देखा आपने? पालक तो बनाया होगा कभी ना कभी घर में आपने। पता है पालक का पौधा कितने दिन में तैयार हो जाता है? पालक का पौधा आई थिंक 1 महीने में तैयार हो जाता है। 30 से 40 दिन में पालक बीज से एक पालक का जो हम खरीद के लाते हैं और साग बनाते हैं, तो पालक का पौधा तैयार होने में 30 से 40 दिन लगता है। लेकिन वो कितनी बार इस्तेमाल होता है? एक बार। बैंगन, भिंडी, हरी मिर्च के पौधे को तैयार होने में 3 महीना लगता है, लेकिन उससे 2-3 बार फसल आता है। नींबू का पेड़, पपीते का पेड़ को 2-3 साल लगता है और वो 2-3-4 साल तक चलता है, 2-3-4 साल से फसल आता है। आम के पेड़ को तैयार होने में, लीची के पेड़ को तैयार होने में 10-15 साल लगता है। लीची को थोड़ा कम लगता है, आम के पेड़ को ज़्यादा लगता है। 15-20 साल लगता है एक छोटे से आम के पेड़ को बनने में, बड़ा पेड़ बनने में, बहुत बड़ा पेड़ बनने में। और उसके बाद वो पेड़ जीवन भर फल देता है। तो आपको कितना पैसा बनाना है? थोड़ा पैसा बनाना है तो जल्दी बन जाएगा, फिर वो जल्दी खत्म भी हो जाएगा। समझे? जो जल्दी फसल देता है वो ज़्यादा दिन तक नहीं देता है। जो थोड़े लंबे समय सींचने के बाद, जिसमें थोड़ा सब्र ज़्यादा होता है, तो जब पैसा जब बड़ा बनता है तब वो पैसा लॉन्ग लास्टिंग होता है। तो आपको पैसा, आपने बोला कि पैसा कैसे बनेगा, तो पहले पैसा ये सोचिए कितना बनाना है। तो हमने लास्ट टाइम भी बात किया था कि आपका एक गोल होना चाहिए कि आपको कितना पैसा बनाना है। अगर आप जल्दी शुरू करेंगे तो बड़ा पैसा बना सकते हैं, देर से शुरू करेंगे तो थोड़ा छोटा पैसा बना सकते हैं। लास्ट हमने शायद बात किया था कि पैसा बनाने का एक फॉर्मूला है, टाइम इंटू मनी इंटू ROI। कितना समय है आपके पास, कितना पैसा है आपके पास उसको लगाने के लिए, और किस रेट पे लगाया है पैसा आपने, मतलब किस रेट से, किस ग्रोथ रेट से बढ़ रहा है। तो अगर आपका समय ज़्यादा है, तीन चीज़ों में एक फैक्टर आपके हाथ, 2 फैक्टर आपके हाथ में है, समय और पैसा।
और तीसरा फैक्टर रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो तो आपके हाथ में नहीं है। तो कितना पैसा है और कितना समय है। तो ज़्यादा पैसा बचाइए। ज़्यादा पैसा कब बचा पाएंगे आप? जब ज़्यादा पैसा कमाएंगे, और ज़्यादा पैसा कमाएंगे तो ज़्यादा पैसा बचाएंगे, फिर उसको ज़्यादा समय के लिए इन्वेस्ट कीजिए, तो फिर पैसा बड़ा हो जाएगा। इतना बड़ा हो जाए कि आपको लगे कि हाँ, इसके इंटरेस्ट से मैं अब पूरी ज़िंदगी चला सकता हूँ। और ये चीज़ कैसे पॉसिबल है? तो दो तरह की इनकम होती है, एक होती है एक्टिव इनकम, एक होती है पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम जो आप अपने शरीर से, अपने सामर्थ्य से कमा रहे हैं, जब तक आप काम कर रहे हैं तब तक पैसा आ रहा है। दूसरा होता है पैसिव इनकम, जिसमें आपका कोई रोल नहीं है, वो पैसा आ रहा है, मतलब वो जैसे रेंटल प्रॉपर्टी है, वो आपने उसमें क्या किया है आपने? एक बार प्रॉपर्टी खरीद के बना ली, तो उससे जो रेंट आ रहा है वो पैसिव इनकम है। आपने इक्विटी मार्केट में कहीं पैसा डाल दिया और वो SWP कर ले, तो जो पैसा आ रहा है, म्यूचुअल फंड का SWP से पैसा आ रहा है, बैंक में पैसा रखा उससे जो इंटरेस्ट के रूप में पैसा आ रहा है, आपने कोई किताब लिख दी उसकी जो रॉयल्टी आ रहा है, ये आपने यूट्यूब पे कोई वीडियो बनाया और उसकी जो इनकम आ रही है, ये सब इनकम पैसिव इनकम है। इसमें आपको एक बार 2 बार मेहनत करनी पड़ेगी और उसका रेगुलर पैसा है। तो जिसमें आपके करंट एफर्ट से पैसा नहीं, जिस पैसे को पाने के लिए आपको करंट में एफर्ट नहीं करना पड़ रहा, वो इनकम पैसिव इनकम है। और जिसके लिए आपको रेगुलरली मेहनत करना पड़ता है। तो हमारे देश में देखिए लोग क्या कर रहे हैं, एक्टिव इनकम पे तो डिपेंडेंट है। हम अधिकांश लोग काम करते हैं पैसे कमाने के लिए, तो काम कर रहे तब तक पैसा आ रहा है। तो ये इस पैसे को ऐसी जगह लगाना जहां से पैसिव इनकम आए। जिस दिन आप पैसिव इनकम आने लगेगी, उस दिन आप अपने पैसे को एंजॉय करने लगेंगे, क्योंकि फिर आप वो करेंगे जो आप करना चाहते हैं। और कहते हैं पैसा पैसे को खींचता है। पैसा पैसे को खींचता है। एक कहानी सुनाता हूं आपको। अच्छा, आपकी कहानियां भी भाई बड़ी फेमस हुई हैं। मैंने पिन किया था कमेंट कि आपको कौन सी टॉपिक जो बड़ा अच्छा लगा, तो लोगों ने कहानियों को ज़्यादा वो किया हुआ है कि एक जो 2 लड़कों की कहानी थी वो बताई है, फिर एक वो बंदर वाली कहानी। तो कहानियां भी आपकी बड़ी फेमस हो गई हैं। तो आप घर पे भी बच्चों को ऐसी कहानियां सुनाते हैं? आपके यहाँ लोरी का है प्रचलन? बचपन से बच्चे करोड़, मुझे याद नहीं कि मुझे लोरी सुनाया गया था कि नहीं। लेकिन हाँ, कहानियां आदमी को याद रहती हैं, लंबे समय तक याद रहती है। जैसे आपने अभी जैसे बोला, मुझे एक याद आया, पैसा पैसे को खींचता है। इससे मुझे एक कहानी याद आई कि एक सेठ जी के यहाँ एक आदमी आया नौकरी करने। तो सेठ जी ने उसको तनख्वाह दिया, मतलब उसने 30 दिन काम किया, 30 दिन के बाद उसको तनख्वाह मिली। तो उसने देखा कि सेठ जी क्या करते हैं, मतलब वो सेठ जी कॉपी करते। सेठ जी जाते थे, अपना पैसा तिजोरी में रखते थे। फिर जब उनको ज़्यादा पैसे की जरूरत पड़ती, वो तिजोरी खोलते थे, उससे ज़्यादा पैसा निकालते थे। तो उसने देखा इस तिजोरी में ना कुछ तो गुण है, मतलब इसमें पैसा कम डाल जाता है और ज़्यादा आता है। तो जब उसको तनख्वाह मिली तो वो भी गया ट्राई करने। तो उसने तिजोरी में एक नोट डाला, वो नोट चला गया, वापस नहीं आया। फिर उसने दूसरा नोट डाला, वो भी चला गया। तीसरा नोट डाला, वो भी चला गया। तो सेठ जी बगल से गुजर रहे थे, उन्होंने देखा, उन्होंने कहा क्या कर रहा है तू? बोला सेठ जी मैंने आपको देखा कि आप इसमें पैसा डालते हैं, छोटा छोटा पैसा और बड़ा बड़ा पैसा इसमें से आता है, तो मैं भी ट्राई कर रहा था कि मैं अपने छोटे पैसे को डाल के बड़ा पैसा ले लूँ। तो क्योंकि आपने बोला था ना कि पैसा पैसे को खींचता है, तो बोला बेटा ये सही बोला था, पैसा पैसे को खींचता है, लेकिन ये थोड़ा सा इसमें डिस्क्लेमर है, स्टार मार्क्स लगा हुआ है, बड़ा पैसा छोटे पैसे को खींच लेता है, छोटा पैसा बड़े पैसे को नहीं खींचता है, बड़ा पैसा छोटे पैसे खींच लेता है। तो आप पैसे से पहले बड़ा पैसा बनाइए, फिर उस बड़े पैसे से बड़ा पैसा कहते हैं पहला 1 करोड़ बनाना मुश्किल है, पहला लाख कमाना मुश्किल है, पहला 1 करोड़ कमाना मुश्किल है, उसके बाद उसको मल्टीप्लाई करना आसान है। और वो पहला लाख, पहला 1 करोड़ आपके एफर्ट से बनेगा, आपके काम करने से बनेगा, आपके एक्टिव इनकम से बनेगा। सो पहला हमको कितना भी अच्छा इंस्ट्रूमेंट मिल जाए पैसा बढ़ाने के लिए, पहले हमको पूंजी तो चाहिए। बिल्कुल। मेरे पास जितना पैसा होगा, मेरे पास 1 लाख रुपया है, उस पर 10% प्रॉफिट होगा तो 10,000 प्रॉफिट होगा। अगर मेरे पास 1 लाख रुपया है, उस पर 15% प्रॉफिट होगा तो 15,000 प्रॉफिट होगा। मेरे पास है ही 1,000 रुपया, तो उस 1,000 से अगर 10% या 15% रिटर्न आएगा तो कितना आएगा? 100 या 150 रुपये। तो हमको अपने कैपिटल को बढ़ाना है। कैपिटल तभी बढ़ेगा जब मेरी इनकम बढ़ेगी। और ये जो मंथली खर्चों के लीकेज होता है, पैसे आते हैं लेकिन फिर खर्च हो जाते हैं, इनसे कैसे पार पाया जाए, इनसे कैसे बचा जाए? क्योंकि सैलरी अगर छोटी है तो मुश्किल और भी हो जाती है। आपको बजटिंग करनी पड़ेगी, आपको अपना एक लाइफ का फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा कि मैं आज इतना कमाता हूँ, जिंदगी भर इतना नहीं कमाऊंगा। तो आज ही सारी इच्छाएं नहीं पूरी करनी है, स्टेप बाय स्टेप करना है कि मैं जब इतना कमाने लगूंगा तब मैं ये करूंगा, जब मैं इससे ज़्यादा कमाने लगूंगा तब मैं ये करूंगा। गलती कहाँ होती है कि जब हम कम पैसे कमा रहे होते हैं और अपनी बड़ी बड़ी इच्छाओं को उसी पैसे से पूरी करते हैं, तो वो हमारा पैसा खर्चे से जो भी बचता है वो इच्छाओं पे खर्च हो जाता है। तो पहले शुरू में जो कमाएं, उस पैसे को खर्च करने के बाद जो पैसा बचता है उस पैसे को इन्वेस्ट करें, उस पैसे को थोड़ा बड़ा बनाएं और फिर उसकी इनकम से जो सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम बना उस पैसे से अपने शौक पूरे करें। तो पैसा देखिए, पैसा आदमी कमाता ही खर्च करने के लिए, तो पैसा तो खर्च हो ही जाएगा ना, होना ही चाहिए। पानी अगर हम पिएंगे नहीं, उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे तो पानी का होने का फायदा क्या है? तो पैसा तो आपको जीवन जीने के लिए मिला है ना। तो एक्टिव इनकम से पैसा हम खर्च करें, उससे अच्छा है कि हम उस एक्टिव को बड़ा बनाएं और तब खर्च करें बस। अच्छा, अगर ऐसा कोई उपाय है कि कम
टैक्स डिडक्शन जो है वो कम से कम हो? सरकार ने इसको बहुत रिफॉर्म कर दिया है और अब टैक्स बचाने के बहुत सारे रास्ते मतलब एक तरह से हटा दिए गए हैं। मतलब टैक्स बचाने की झिकझिक खत्म हो गई है। पहले होता था, आज से 2 साल पहले अगर आप ये सवाल पूछते तो बहुत रेलिवेंट सवाल था कि टैक्स कैसे बचाएं। अभी कमोबेश टैक्स बराबर है हर आदमी के लिए और ज़्यादा कुछ करने लायक है नहीं। आप ज़्यादा कमाएंगे ज़्यादा टैक्स देना है। पहले 80C 80D और कई सारे सेक्शन दिए गए थे कि इस तरह आप पैसे बचा सकते हैं, टैक्स बचा सकते हैं। गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं, आप ज़्यादा कमाइए और अलग अलग स्लैब के हिसाब से आप टैक्स दीजिए और कोई बचाने का कोई रिबेट, टैक्स रिबेट लेने का झमेला ही खत्म कर दिया। आपने सुना होगा टैक्स रिजीम 1, न्यू ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम। तो ओल्ड टैक्स रिजीम में सब होता था। तो टैक्स बचाने के पीछे बहुत सारे लोग सेविंग करते थे, PPF अकाउंट खोले जाते थे, LIC पॉलिसी ली जाती थी या टैक्स सेविंग फंड्स में डाले जाते थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि टैक्स बच जाए, क्योंकि उस पैसे को डालने पे उस पैसे पे लगने वाला टैक्स नहीं लगता था। अभी गवर्नमेंट ने कहा नहीं, आप वो सब करिए या मत करिए, उससे हमको लेना देना नहीं है। आप इतने पैसे कमाते हैं, इसके ऊपर कमाते हैं तो 5%, इसके ऊपर कमाते हैं तो 10%, इसके ऊपर कमाते हैं तो 30% टैक्स देना है आपको। तो आप ज़्यादा कमाइए और टैक्स को सिंपल कर दिया गया, तो टैक्स तो देना ही है। टैक्स नहीं बचा सकते आप। टैक्स बचाने का एक दूसरा तरीका है, लेकिन वो ज़्यादा इनकम वालों के लिए है। बता दीजिए, क्या पता एक आधा देख रहा हूँ। मैं यहाँ गरीब बैठी हूँ, साथ गरीब। तो बिजनेसमैन टैक्स बचाते हैं। बड़े पैसे पर टैक्स बचाना आसान है। आपको सैलरी आती है 100 रुपया, मान लीजिए 1 लाख रुपये आती है, तो आप 1 लाख रुपये पहले इनकम टैक्स देंगे। मतलब आपको तो TDS कट के ही आती होगी अगर सैलरीड है तो 1 लाख रुपये से आपको पहले टैक्स कटेगा, फिर आपके घर में आएगा, फिर आपको खर्च करना है, तो आपका टैक्स पहले ही कट गया। TDS बोलते हैं, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। जहाँ से आपको पैसा मिल रहा था वही टैक्स काट लिया गया, तो आपको तो कुछ करना है नहीं। दूसरा क्लास है बिजनेस क्लास। बिजनेस क्लास ऐसे टैक्स नहीं देता। सैलरीड आदमी का सैलरी आई, टैक्स कटा और तब आपके घर पे पैसा आया, अब आप उस पैसे से खर्च कर रहे हैं। बिजनेस क्लास बिजनेस करता है, पहले खर्च करता है और बचे हुए पैसे पर टैक्स देता है। जो प्रॉफिट है उसको टैक्स देता है। तो वो अपने अधिकांश खर्चे को बिजनेस खर्च के तरीके से लेता है। जैसे आप ड्राइवर रखेंगी, आपकी 1 लाख कमाया और 1 लाख कमाने के बाद आपने मान लीजिए 30,000 30% टैक्स दिया और 70,000 रुपये घर में आया, तो 70,000 में से आपको ड्राइवर की सैलरी देनी है। लेकिन एक बिजनेसमैन 1 लाख कमाता है तो वो 1 लाख पहले नहीं कमाएगा, वो बिजनेस से जितना भी प्रॉफिट हुआ पहले उसको उसमें उस ड्राइवर की सैलरी भी उसी में जुड़ी हुई होगी, तो वो उसका बिजनेस एक्सपेंडिचर है। आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो गए, मान लीजिए आप यूट्यूबर हैं और यूट्यूबर को 1 लाख की इनकम हुई, तो आप पहले 15,000 ड्राइवर की सैलरी दीजिए, 10,000 अपने असिस्टेंट को सैलरी दिया आपने, आपने जो भी खर्चा किया उस बिजनेस को करने के लिए वो खर्चा सब निकाले, तो ये सब खर्चा आपने 70,000 खर्च क्लेम कर दिया, तो आपको सिर्फ 30 रुपये बचा, आपको सिर्फ 30 रुपये टैक्स देना है। तो इसलिए बिजनेस क्लास लोग बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चलते हैं, उनका ड्राइवर होते हैं, उनके पास स्टाफ ज़्यादा होता है, क्योंकि वो कमाते ज़्यादा है, फिर उस खर्चे को उनके बिजनेस एक्सपेंडिचर होता है, तो उनको टैक्स खर्चे करने के बाद पैसे पर टैक्स देना है। और हम लोग को, सैलरीड आदमी को, पहले टैक्स देना है फिर बाद में खर्चा करना है। ये बहुत बड़ा फर्क है। ठीक है, अगर मेरे पास आज की डेट में 10,000 रुपया है, ठीक है, इस 10,000 को मैं चाहती हूँ कि लाखों में बन जाए, तो क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। 10,000 रुपये अगर आप 5 साल बचाएंगी तो आपने बचाया 6 लाख रुपये। और ये अगर इक्विटी मार्केट म्यूचुअल फंड में हम डालते हैं और 12 से 15% का रिटर्न आ जाए तो ये बन जाएगा लगभग 8 लाख रुपये। कितने? 5 साल में। अच्छा। 6 लाख आपका प्रिंसिपल, 2 लाख उस पर इंटरेस्ट हुआ। लेकिन अगर इसी पैसे को आपने थोड़ा और लंबे समय तक सेव किया, 5 साल की जगह 10 साल सेव किया, तो 10 साल में ये पैसा बन जाएगा, आपने 10 साल में कितना दिया? 12 लाख रुपये, और ये बन जाएगा 26 लाख रुपये। अच्छा। डिफरेंस कितना था? पहले 5 साल में कितना अर्न किया था आपने इंटरेस्ट? 6 लाख पे 8 लाख हुआ था, 2 लाख रुपये अर्न किया था। अगले 5 साल में आपने और 6 लाख डाला और इंटरेस्ट कितना आया, मतलब उस पर रिटर्न कितना आया? ये हो गया 26 लाख, मतलब 14 लाख एक्स्ट्रा कमाया। अब इस जर्नी को 5 साल और बढ़ाते हैं, 12 लाख की जगह आपका इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा? 18 लाख। और वो फिर 26 लाख से पता है आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी अगर रिटर्न 15% का आता है? तो ये सब्जेक्टिव है, जरूरी नहीं कि 15% रिटर्न है, हो सकता है इससे कम भी आए, हो सकता है इससे ज़्यादा भी आए, हम एक जस्ट कैलकुलेशन के लिए ले रहे हैं। तो अगले 15 साल में ये पैसा बन जाएगा 61 लाख। तो अगर कोई आदमी 45 से शुरू कर रहा है तो वो 60 साल में 60 लाख बना सकता है 10,000 रुपये सेव करके। लेकिन अगर वो आदमी 40 से शुरू कर रहा है अपने रिटायरमेंट के लिए, तो उसका 20 साल का वक्त है, तो उसने इसको और अगले 5 साल तक कंटिन्यू किया। तो ये जो 60 लाख 62 लाख मिल रहा था ना, अब वो 18 लाख, जो 15 साल में उसने 18 लाख डाला था जिसकी वैल्यू 60 लाख के आसपास हुई थी, अभी वो और 5 साल सेव करता है तो उसका वैल्यू, उसका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 24 लाख, और उसकी वैल्यू पता कितनी हो जाएगी? 1 करोड़ 30 लाख। और ये करोड़, 1 करोड़ हम कितने सालों में बना गए? 20 लाख में, 20 साल में। 20 साल में। हाँ, तो अगर आपको कम समय बनाना, अब आते हैं, तो अगर आपको कम समय बनाना, 10,000, देखिए आप पहले दिन 10,000 दे रही थी और 20वें साल भी 10,000 दे रही हैं। इस समय के दौरान पैसे की वैल्यू बहुत तेजी से बदलती जा रही है,
घटती जा रही है। मतलब इन्फ्लेशन की वजह से आज का 10,000 कल के 10,000 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कल इस 10,000 की अहमियत कम हो जाएगी। तो जिस दिन आपको ये 1,30,00,000 मिला ना, उस दिन उस 1,30,00,000 की वैल्यू बहुत कम हो चुकी होगी। आज से 20 साल बाद अगर 1,30,00,000 मिलता है तो आज के लगभग 40,00,000 के बराबर होगा। अगर 6% का इन्फ्लेशन ले तो लगभग 35-40 लाख के बराबर होगा। हालांकि वो तब 35-40 लाख भी आप एक साथ नहीं बचा सकते थे। 10,000 बचा के आपने बचा लिया और बना लिया, ये फिर भी पॉसिबल है, लेकिन 35 लाख की वैल्यू भी होगी। और पैसे की वैल्यू हमेशा तब होती है जो आपके पास नहीं होते हैं। ट्रू। मैं आपको अगर अभी 50,000 रुपये दूँ, आप क्या ही कर लीजिएगा, एक फ़ोन भी नहीं आता ढंग का आजकल, ठीक है। लेकिन यही 50,000 रुपये आप अपनी बिल्डिंग के नीचे जो सिक्योरिटी गार्ड है उससे पूछिए, उसको 50,000 मिल जाए, वो शायद अपनी बेटी की शादी की प्लानिंग करने लगेगा, या शायद वो गांव में घर बनाने की प्लानिंग करने लगेगा। तो क्योंकि उसके पास नहीं है, वो कमाता ही 10-12 हज़ार है, तो उसके लिए 50,000 बहुत बड़ा अमाउंट है। आप कमाती हैं लाख रुपए या 2 लाख रुपए, तो आपके लिए 50,000 की अहमियत नहीं है। तो पैसा जिस दिन 35 लाख मिलेगा ना, या 1 करोड़ मिलेगा ना, उस दिन डिपेंड करता है। अगर आपका 10-20 करोड़ है तो उस दिन वो 1 करोड़ कम लगेगा, लेकिन अगर कुछ नहीं है और वो 1 करोड़ मिलेगा तो बहुत लगेगा। तो ईश्वर से मनाइए कि उस दिन वो पैसा बहुत कम लगे। कम तब लगेगा ना जब आपके बहुत होंगे। बिल्कुल। अगर मैं स्टॉक मार्केट्स की बात करूं तो इसके बेसिक्स को कैसे समझा जा सकता है और इसमें कैसे पैसा लगाया जा सकता है? देखिए, स्टॉक मार्केट समझिए, स्टॉक मार्केट है क्या। स्टॉक मार्केट अगर थोड़ा समय दे, थोड़ा लंबा इसको बताता हूं मैं। ये पैसे का सिस्टम कैसे काम करता है। हिंदुस्तान में 140 करोड़ लोग हैं और हिंदुस्तान के लोगों की ज़रूरतें पूरी करने के लिए लगभग 6,000 बड़ी कंपनियां हैं। हाँ। जो पेट्रोल से लेके माइक तक, फ़ोन से लेके घर के राशन का सामान तक सब बनाती हैं। तो 140 करोड़ कंज्यूमर हैं, एक 6,000 मैन्युफैक्चरर हैं जो ये मतलब या तो सामान बनाते हैं या सर्विसेज देते हैं। टेलीफोन का कोई मतलब जैसे टेलीफोन कनेक्शन तो सर्विस देते हैं। तो ऐसी 6,000 कंपनियां हैं। इन 6,000 कंपनियों को जब पैसों की ज़रूरत होती है तो वो क्या करते हैं, वो बैंक के पास जाते थे कि आप हमको लोन दीजिए। बैंक हमारे इन 140 करोड़ लोगों में से जो पैसा बचाता है, ज़्यादा कमाता है और जो ज़्यादा सेव करता है, वो बैंक में पैसा रखता है। तो ये पैसा, हमारा पैसा बैंक में एफडी है। बेसिकली हमने बैंक को कर्ज दिया है, हमने बैंक में पैसा रखा है बैंक को संभाल के रखने के लिए कि जितने दिन तक रखोगे उतने दिन का हमको इंटरेस्ट दोगे और हम जब जरूरत पड़े हम पैसा ले सकते हैं। आपने सेविंग अकाउंट में पैसा रखा है तो वो पैसा पे 2-2.5% का इंटरेस्ट मिलता है। क्यों इंटरेस्ट कम क्यों मिलता है? क्योंकि बैंक को पता ही नहीं आप कब निकालने वाले हैं, आप कभी भी निकाल सकते हैं। जैसे ही अपने बैंक को जाके बोल दिया कि मैं 1 साल तक नहीं निकालूंगा, इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने बैंक में 1 साल की एफडी कर दी, फिक्स डिपॉजिट। तो इसका मतलब ये होगा बैंक अब उस 1 साल के पैसे को कहीं भी किसी को दे सकता है। तो मैंने बैंक को इंटरेस्ट दिया 6% पे, बैंक ने उस पैसे को इस कंपनी को, किसी कंपनी को पैसा चाहिए था, उसको दिया 10% पे। तो ये जो 6% और 10% गैप है, 4%, ये बैंक का प्रॉफिट है। बैंक का प्रॉफिट है, बैंक का ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। हालांकि मार्जिन 4% का नहीं होता, ये बहुत कम होता है, 2% 3% का होता है। तो मैंने 6% बैंक में एफडी दिया, बैंक ने इन कंपनी को दिया, लोन दिया, और कंपनी ने फिर वापस इनको 10% दिया, हमको वो 6% मिला। उसमें चूंकि डिफॉल्ट भी होता है इसलिए वो थोड़ा मार्जिन ज़्यादा रखते हैं, ठीक है। ये हुआ डेट सिस्टम। इसको डेट सिस्टम बोलते हैं। लोन मतलब हमने बैंक को दिया, बैंक ने कंपनी को दिया, कंपनी ने बैंक को दिया, बैंक ने कंपनी को दिया। दूसरा है इक्विटी सिस्टम। अभी इससे एक आदमी निकला, वो ये सोचा कि यार ये पैसा तो कंपनी के पास ही जा रहा है, कंपनी इनको 10% दे रही है और हमको 6% मिल रहा है, तो क्यों ना हम डायरेक्ट कंपनी को दें। तो ये डायरेक्ट कंपनी का स्टॉक खरीद लेता है या कंपनी में पार्टिसिपेट करता है, तो इसको डायरेक्ट वो 10% 12%, जो कंपनी का प्रॉफिट तो 10% ज़्यादा होगा, तभी तो कंपनी 10% बैंक को इंटरेस्ट दे रही है। तो इन्होंने डायरेक्टली तो इसके लिए बनाया गया एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज में इस कंपनी का शेयर खरीदना, मतलब इस कंपनी में पैसा लगाना होगा और इसको जो प्रॉफिट होगा उस अनुपात पे इस आदमी को प्रॉफिट होगा। अब चूंकि 6,000 कंपनी में कौन सी कंपनी का शेयर खरीदना चाहिए, कब खरीदना चाहिए, ये थोड़ा ट्रिकी काम है, सब कोई तो नहीं कर सकता है। तो इसके लिए बना म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री क्या कहती है कि आप ये पैसा, आप खुद से शेयर ही खरीदना है, आप यहीं लगाना चाहते हो तो आप हमें दो, हम ऑर्गेनाइज तरीके से करते हैं इसको, बहुत सिस्टमेटिक तरीके से। तो इस 100 करोड़ लोगों में से मान लीजिए आज की डेट में लगभग 10 करोड़ लोग इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करने लगे, 7-8-10 करोड़ लोग। तो ये 7-8-10 करोड़ लोग जो पैसा दे रहे हैं म्यूचुअल फंड कंपनी को, म्यूचुअल फंड कंपनी के पास मान लीजिए 10,000 करोड़ आया किसी एक फंड में, तो वो उसने मतलब उस फंड का थीम लॉन्च करते कि ये फ्लेक्सी कैप फंड है, ये मल्टी कैप फंड है, ये स्मॉल कैप फंड है। इसका मतलब ये इस तरह की कंपनी में लगाएगी। मतलब स्मॉल कैप फंड है, मतलब इन 6,000 कंपनी में जो स्मॉल कंपनीज हैं, 250 से नीचे, मतलब जितनी कंपनियां हैं उसको रैंकिंग की गई है। ऊपर के पहले नंबर से लेके जो कंपनी सबसे बड़ी है, रिलायंस इंडस्ट्रीज, उससे लेके 100 कंपनी तक की कंपनी को लार्ज कैप कंपनी बोलते हैं। 100 कंपनी से लेकर 250 तक की कंपनी को मिड कैप कंपनी बोलते हैं, और 250 से लेकर 500 कंपनी तक को स्मॉल कैप कंपनी बोलते हैं। कैप मतलब कैपिटल, उन कंपनी के इतना है। और 500 से नीचे वाली कंपनी को माइक्रो कैप बोलते हैं। तो इस कंपनी ने, म्यूचुअल फंड कंपनी ने बोला स्मॉल कैप फंड है, तो ये कहाँ लगाएगी, 250 से 500 वाले लगाएगी। इसने बोला फ्लेक्सी कैप, तो वो किसी भी कैप में लगा सकते हैं।
मल्टी कैप, मतलब वो कुछ हिस्सा लार्ज कैप में, मल्टी कैप नॉर्मली 25% लार्ज, 25% मिड और 25% स्मॉल कैप में डालती है। ये थीम के हिसाब से लोगों ने पैसा दिया, ये पैसे से वो स्टॉक खरीदती है और ये इसको मैनेज करने के लिए वो उस पैसे से, इकट्ठे पैसे में से 1-1.5% चार्ज करती है, मतलब लेती है और उससे एक सेटअप करती है जिसमें हिंदुस्तान के बेस्ट एडवाइजर, बेस्ट लोग, फंड मैनेजर लोग होते हैं जो रिसर्च करते हैं कौन सा सेक्टर बढ़ने वाला है, किस सेक्टर में पैसे लगाने चाहिए, कौन सी कंपनी में लगाने चाहिए, कब लगाने चाहिए, कितने लगाने चाहिए, कब बेचना चाहिए, ये सब वो लोग निर्णय लेते हैं। तो हमको एक तरह से एक्सपर्टाइज मिल गया, हमारे पैसे में से 1% पैसा कटा, लेकिन जो पैसा कटा उससे बेस्ट टू बेस्ट एडवाइस मिल गई, बेस्ट टू बेस्ट स्ट्रेटजी मिल गई और उससे पैसा हमारा बन जाता है। तो ये बैंक वाला सिस्टम था, जहाँ आपको सेफ्टी चाहिए तब बैंक में पैसा रखिए और यहाँ बैंक के थ्रू कंपनी को पैसा जाएगा, और अगर आप थोड़ा रिस्क ले सकते हैं तो इक्विटी मार्केट, म्यूचुअल फंड के थ्रू पैसा लगाइए तब भी कंपनी पर पैसा जाएगा। यहाँ पे कोई गारंटी नहीं होती, लेकिन रिटर्न ज़्यादा होता है। जैसे बिजनेस बढ़ेगा उस तरह से रिटर्न, मतलब बिजनेस का एक तरह से आप पूरा बराबर के हिस्सेदार हैं। और यहाँ पे आपने किसी को कर्ज दिया, वो आदमी राजा हो गया तो भी, और आप वो गरीब हो गए तब भी, आपको उतना ही 6% मिलने वाला है। तो क्या बेटर है, म्यूचुअल फंड या फिर स्टॉक्स? मैंने कहा ना, डायरेक्ट स्टॉक खरीदना थोड़ा रिस्की है। म्यूचुअल फंड के थ्रू आप पूल में पैसा लगाते हैं तो आपका रिस्क एवरेज हो जाता है, रिस्क कम हो जाता है और रिटर्न अच्छा मिलता है। पास्ट में, मतलब ये प्रूवन ट्रैक है, 1979 में स्टॉक एक्सचेंज बना था। आप सोचिए कि स्टॉक में पैसा लगाना रिस्की क्यों है? क्योंकि 1979 में जो टॉप की 50 कंपनियां थी, अगर आज की टॉप की 50 कंपनी देखेंगे ना, तो इसमें वो मुझे लगता है लगभग 30 कंपनियां ऐसी होंगी जो नई होंगी, मतलब 20 ही कंपनी होगी जो पहले वाली हैं। तो इसका मतलब अगर उस समय के किसी अच्छे भी कंपनी में किसी ने पैसा लगाया होगा, हो सकता है आज कंपनी एग्जिस्ट ही ना कर रही हो। तो एक कंपनी में लगाना, 2 कंपनी में पैसा लगाना रिस्क है। म्यूचुअल फंड के थ्रू पैसा लगाइए, सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट है। मैं कहता भी हूँ कि म्यूचुअल फंड इज द बेस्ट एंड ईजीएस्ट वे टू इन्वेस्ट इन इक्विटी मार्केट। और उससे भी अच्छा तरीका, अगर आप सैलरीड हैं तो आप SIP के जरिए पैसा लगाइए, थोड़ा थोड़ा पैसा। इसके रेलेवेंट बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं SIP के रिलेटेड, मुझे लगता है वो क्वेश्चंस ले लेते हैं, थोड़ा रेलेवेंट होंगे। अच्छा, आपको अप्रिशिएट तो कई सारे लोगों ने किया है, तो मुझे लगता है कि लेकिन जिनको थोड़ी सी डाउट्स थे और जिनके थोड़े सवाल थे वो लेना ज़्यादा ज़रूरी है। एक ने लिखा है कि आई एग्री विद योर पॉइंट ऑफ बाइंग द हाउस इन कैश, बट इन रियल लाइफ इफ द पर्सन इज हैविंग फॉर एक्स अमाउंट ऑफ टाइम, देन डू यू थिंक द हाउस विल वेट फॉर देम फॉर प्राइस विल रिमेन द सेम? इट्स 100% अनरियलिस्टिक। जिसमें आपने ये चीज़ कही थी कि आप घर जो है वो लोन लेके ना, हाँ, मैंने कहा था कि आप लोन लेकर घर मत खरीदिए। हाँ, तो उन्होंने कहा है कि ये प्रैक्टिकल नहीं है। बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने, उनके नज़र से वो ठीक है और अधिकांश लोगों के केस में सही है। देखिए, एक आदमी जिसका एम ही है घर खरीदना, वो तो जितनी जल्दी खरीद ले बात खत्म हो गई। मतलब उसको सैलरी लगी और उसको लोन मिल सकता है, नौकरी लगी उसको सैलरी मिलने लगी, लोन मिल सकता है तो घर ले लिया, उसकी जिंदगी, मतलब मैं कह रहा हूँ कि उस पैसे से वो घर ले पाएगा। लेकिन अगर उसने उस घर लेने वाले पैसे को बचाया, जितनी डेडिकेशन से वो लोन का EMI भर रहा है ना, उतनी डेडिकेशन से उसने इन्वेस्टमेंट किया, तो उसके पास 5 साल, 10 साल, 15 साल बाद ना, वो जिस घर में आज घर खरीद रहा है ना, 5 साल 10 साल बाद ठीक है घर की कीमत बढ़ जाएगी, लेकिन मैं बता रहा हूँ, मैं गारंटी कर सकता हूँ 5 से 10 साल अगर उसने सेविंग किया ना, तो वो उससे बेहतर घर को अफोर्ड कर पाएगा। अच्छा, ये सही है कि इन्फ्लेशन है, और ये सही है कि आज प्रॉपर्टी 10 लाख की है तो या 50 लाख की कोई फ्लैट मिल रहा है, तो आज से 5 साल बाद 50 लाख का नहीं मिलेगा। आई एग्री ऑन दैट। मैं भी इसी प्लेनेट पे रहता हूँ, इसी NCR पे रहता हूँ, तो मुझे पता है कि अगर आपने आज 50 लाख का घर खरीदा है तो 5 साल बाद वो घर 50 लाख में नहीं मिलेगा। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आज आपने खरीदिया 50 लाख जोड़ दिया, 5 साल बाद 50 लाख में घर मिल जाएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि आज आपका 10 लाख रुपया है, आप 50 लाख घर खरीद रहे हैं तो 40 लाख लोन ले रहे हैं। मैं कहता हूँ 10 लाख को जोड़िए, 10 लाख ये इन्वेस्ट कीजिए और 50,000 की जो EMI देने वाले थे उसको जोड़िए 5 साल तक। आपके पास इस बार तो पूरे कैलकुलेटर और कैलकुलेशन के साथ आए हैं कि हाँ, तो अगर आपने 10 लाख रुपए डाला और उस पर 50,000 की EMI दिया, तो आपका 50 साल बाद 5 साल बाद कितने पैसे होंगे? 64 लाख तो कैश होगा आपके पास, अगर ठीक से इन्वेस्ट किया तो। अगेन इट्स सब्जेक्टिव, तो 64-65 लाख कैश होगा। इस आपको क्या लगता है 50 लाख की घर की कीमत 5 साल बाद कितनी होगी? अगर आपने घर नहीं खरीदा तो ज़्यादा बताएंगे आपने घर अगर नहीं खरीदा अभी तक तब बोलेंगे 50 लाख का घर, उसमें 70 लाख 80 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ का हो चुका होगा। लेकिन अगर आपने घर खरीदा तो आप बताइए कि 5 साल पहले आज जो जिस घर में रह रही हैं उस घर की कीमत और 5 साल पहले उसकी कीमत कितनी थी? आपने जो घर खरीदा उसकी कीमत बढ़ी क्या है? बढ़ी है। तो आज जिस घर में रह रहे हैं उसकी कीमत देखिए, तो आपके पास आज 10 लाख था और आप 50 लाख लेके एक 40 लाख का लोन लेके 50 लाख घर खरीदी थी। आज से 5 साल बाद आपका 70 लाख 65 लाख रुपया होगा, 60-65 लाख रुपया होगा, और उसके बाद आप घर खरीदने जा रहे हैं, तो क्या आप यही घर खरीदेंगे या इससे बेहतर घर खरीद पाएंगे? मैं वही बताना चाहता हूँ। अब बताता हूँ मैं आपको बात। आप उस आदमी को, वो आदमी आज अगर घर लिया 10 लाख उसने डाउन पेमेंट किया, 40 लाख का लोन लिया और वो 5 साल 20 साल तक EMI पे कर रहा है। मैंने यही एडवाइस किया था ना कि ये ना करिए। मैं कह रहा हूँ इसके बदले ये कीजिए कि आप उस 10 लाख को इन्वेस्ट कीजिए और उस 40
लाख के लोन की ईएमआई को सेव कीजिए। आप कुछ दिन मतलब किराए घर में रहिए, 5 साल 7 साल जब तक टाल सकते हैं। 5 साल 7 साल के बाद ये पैसा 60 लाख 70 लाख 80 लाख जैसे से रुकेंगे वैसे से बढ़ता जाएगा। ये कैश इन हैंड आता है। अब आपका 60-70 लाख हो गया, 5 साल पे ही मानते हैं, तो 60 लाख रुपये। अब आप उस दिन जाके 50 लाख घर 70 लाख मिलता है ना, ले लीजिए। 70 लाख का ईएमआई आएगा 60,000 रुपया, ठीक है। ये जो 60 लाख रुपया रखा ना, इससे आप ईएमआई कन्वर्ट कर दीजिए, मतलब इसको एसडब्ल्यूपी कर दीजिए। 70 लाख रुपया 60 लाख रुपया आपके पास रखा हुआ, आपने घर खरीदा 70 लाख में, 70 लाख लोन लीजिए। 70 लाख के लोन की ईएमआई 60,000, इस 60 लाख से एसडब्ल्यूपी कीजिए हर महीना 60,000, तो आप कितना पैसा निकाल रही हैं साल भर में? 7,20,000। ये 70 लाख था, इस 70 लाख पे 10% रिटर्न आएगा तो 7 लाख आएगा। मतलब इसके इंटरेस्ट से आपका लोन का ईएमआई चला जाएगा। मतलब पैसे ना बचाने का एक्सक्यूज जो है वो बेकार है। पैसा खर्च नहीं कीजिए, पैसे को सेव कीजिए। मतलब घर आज आप रह रहे हैं ना, आज जो घर आप खरीदना चाहते हैं, कल इससे अगर आप सेव करेंगे तो इससे बेहतर घर खरीद पाएंगे। अगर आपने शुरू में घर खरीद लिया, आपने शुरू में ही पैसे खर्च कर दिए, तो फिर आपका बाद में पछताने के सिवा और कुछ नहीं होगा। जितनी जल्दी घर खरीदेंगे उतना ही नुकसान में रहेंगे। रोकिए, अपने आप को रोकिए, थोड़ा सा जितना डेफर कीजिएगा उतना ज़्यादा अच्छी डील मिलेगी, आपका सेविंग ज़्यादा होगा और आप बेहतर घर अफोर्ड कर पाएंगे। अब जैसे कोरोना हुआ था, तो कोरोना में रेट्स काफ़ी गिर गए थे। उसके बाद जैसे ही कोरोना का वो ख़त्म हुआ तो एकदम रेट्स जो थे बढ़ गए थे। तो ऐसी स्थिति में मतलब एकदम से इतना ज़्यादा कोरोना में घर के रेट, आपने ठीक बोला, पोस्ट कोरोना कोविड बहुत रियल एस्टेट का रेट बढ़ा है। इवन आपने नोटिस किया होगा पिछले 2 साल में, 1.5-2 साल में गोल्ड का रेट बहुत बढ़ा है। हाँ, ये साइक्लिक इन्वेस्टमेंट होता है। साइक्लिक का मतलब हुआ पहले 5 साल 7 साल तक नहीं बढ़ेगा और 1-2 साल का ऐसा पैच आएगा जब उससे एकदम से जंप करेगा। इसी को बोलते हैं एवरेज रिटर्न। तो अगर आप प्रॉपर्टी में एवरेज रिटर्न देखेंगे पिछले 30-40 साल का ना, तो 9-10% के आसपास रहा है। गोल्ड में भी देखेंगे तो लगभग 8-9% के आसपास रहा है। इक्विटी मार्केट में ये एवरेज रिटर्न लगभग 16-17% का रहा है। तो मुझे किसी ने बोला कि मैंने कोविड में घर लिया था और वो कुछ 1.25 करोड़ का था और आज उसकी कीमत लगभग 2.5 करोड़ के आसपास है। मैंने कब लिया था? बोला अगस्त 2020 में। जैसे ही कोविड खत्म हुआ मुझे रियलाइज़ हुआ कि घर खरीदना चाहिए, घर होना ही चाहिए एक, तो मैंने लोन वोन लेके घर खरीद लिया। 1.25 करोड़ के घर की कीमत अगस्त 2020 की आज 2.5 करोड़ है, 2,75,00,000 मतलब बता रहे थे। तो मैंने कहा इसको ध्यान से समझिए। आपको लगता है कि मैंने 5 साल पहले एक घर खरीदा जो डबल हो गया, अगर इसको अपनी इक्विटी मार्केट में डाला होता वही पैसा 1.25 करोड़ रुपया, पता कितना होता? अगर किसी मिड एंड स्मॉल कैप में डाला होता तो वो पैसा कम से कम 4.5 करोड़ होता। इक्विटी मार्केट ने इस बीच लगभग एवरेज 30% का रिटर्न दिया, मिड एंड स्मॉल कैप ने, लार्ज कैप ने थोड़ा कम दिया। ये मैं सितंबर 2024 तक की बात कर रहा हूँ। सितंबर 2024 के बाद से रिटर्न उतना अच्छा नहीं रहा है, लेकिन उस बीच उतना रहा है। तो सोचिए, आपने घर नहीं लिया होता उस समय और उस पैसे को इन्वेस्ट किया और आज वो 4.5 करोड़ है और 5 साल और रुक जाइए, ये पैसा कम से कम 10 करोड़ बन जाएगा। आई गारंटी कि अगले 6 साल में ये पैसा डबल हो जाएगा। ठीक है, आई गारंटी क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि इंडिया इकोनॉमिक कंडीशन को देख के बता रहा हूँ। तो ये गारंटी तो नहीं कोई बोलना चाहिए, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, मतलब मेरा प्रोजेक्शन है कि इक्विटी मार्केट अगले 5 से 6 साल में डबल हो जाएगा। आज अगर सेंसेक्स 80,000 है तो आप देख लीजिएगा 2030 में ये सेंसेक्स 1,60,000 होगा। हो सकता है ये 70 जाए, हो सकता है ये 1 लाख जाए, लेकिन 1,60,000 पहुँच जाएगा 5 साल बाद। तो अगर आपने जो पैसा आज 4-4.5 करोड़ बनाया, उस समय 9-10 करोड़ बन जाएगा। फिर 10 करोड़ रुपया हो आपका, ये घर की कीमत शायद 10 करोड़ नहीं होगी, इस घर की कीमत से हो सकता है 4 या 5 करोड़ हो। तो उस दिन ऐसा आप 2 घर खरीद पाएंगे। लेकिन शुरुआत के कुछ साल हो सकता है आपको किराए में रहना पड़े या किसी छोटे घर में रहना पड़े। तो आप जब भी डेफर करेंगे इससे बड़ा चीज़ खरीद पाएंगे। ट्रू। एक सवाल और है, अरे सर ये तो बताओ, अभी 20 लाख का लोन लेके 20 साल के लिए इन्वेस्ट करूं तो क्या बेनिफिट है? लोन लेके इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोन, एक भगवद गीता में एक शेर है निश्चित और अनिश्चित को लेकर, कि जो निश्चित को छोड़ के अनिश्चित की तरफ जाता है, निश्चित तो चला ही जाता है क्योंकि छोड़ ही दिया हमने, और अनिश्चित भी चला जाता है। तो लोन लेके इन्वेस्टमेंट करना क्यों रिस्की है? क्योंकि लोन पे जहाँ आपने पैसे लिए हैं उसको इंटरेस्ट देना आपकी कंपलसरी है, वो कमिटमेंट है, वो देना ही देना है, वो रिटर्न बॉन्ड है। मतलब आपने लोन लिया है तो लिख के साइन किया है कि मैं इतना इंटरेस्ट दूंगा और इतने समय तक दूंगा। लेकिन जहाँ आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वहाँ आपको रिटर्न नहीं मिल रहा है, वहाँ प्रोजेक्शन हो रहा है। मैंने बोला ना, इक्विटी मार्केट में प्रोजेक्टेड वैल्यू इतना हो जाएगा, जरूरी नहीं कि हो, उससे ज़्यादा हो सकता है, उससे कम हो सकता है। इन्वेस्टमेंट वर्ड इटसेल्फ रिस्की वर्ड। इन्वेस्टमेंट वो होता है जिसमें रिस्क भी हो, अपॉर्चुनिटी भी हो, कुछ खोने का डर भी हो और कुछ पाने की चाहत भी हो, मतलब उसी को इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। नहीं तो उसको सेविंग बोलते हैं। अगर आपने बैंक में पैसा रखा तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो पैसा सेविंग है। तो इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप रिस्क ले रहे हैं कि ये पैसा इतना बढ़ जाएगा, लेकिन बढ़ा तो नहीं अभी।
लेकिन यहाँ जो लोन लिया आपने वहाँ तो इंटरेस्ट देना है। तो अगर ऐसे समय में बीच में कोई ऐसी सिचुएशन आई जहाँ ये पैसा निगेटिव हो गया, इंटरेस्ट आपको देना है। तो अधिकांश लोग जो ये सोचते हैं कि लोन लेके मैं घर ले लेता हूँ, वो भी कई सारे कैलकुलेशन करते हैं और बहुत कट टू कट कैलकुलेशन करते हैं कि इतनी सैलरी है मेरी, 1 लाख सैलरी है, 60 लाख का लोन लूंगा, 60,000 की ईएमआई की, 40,000 घर चला लूंगा, 60,000 की ईएमआई दे दूंगा। ये कैलकुलेशन ठीक है, पेपर पे ठीक लगता है, जब इसको एग्जीक्यूट करते हैं ना तब दिक्कत होती है। तो किसी एक महीने सैलरी नहीं आई, जॉब कट हो रहा है और 1 महीने आपकी नौकरी नहीं है या 2 महीने नौकरी नहीं है, आप सोचिए वो 2 महीना कैसे गुजरेगा। आपको पता है कि अगले 18 साल का लोन बचा हुआ है और मुझे 60,000 हर महीने ईएमआई देना है या 40,000 ईएमआई देना है, और उस आदमी का सेविंग नहीं, घर तो है और वो घर ऐसा नहीं है जिससे उसे पैसे मिल सके, तो फिर वो पर्सनल लोन लेता है, फिर वो अपनी पुरानी एसेट बेचता है, पेरेंट्स से मांगता है, यार दोस्तों से मांगता है। मैं कहता हूँ उसके बदले में कुछ सरप्लस पैसा बनाओ और इतना पैसा हो जाए 60, 70, 80 लाख, 1 करोड़ हो जाए तो आप 1 करोड़ का घर खरीदो, 1.5 करोड़ का घर खरीदो, ताकि इसका जो ईएमआई हो आपकी एक्टिव इनकम पर डिपेंडेंट ना हो, इस पैसे से इसका ईएमआई चला जाए और इस पैसे से भी नहीं, इस पैसे के इंटरेस्ट से चला जाए, वो पैसिव इनकम हो गया। तो लग्जरी खरीदिए, घर खरीदिए, एसेट खरीदिए, लेकिन एक्टिव इनकम को पहले इन्वेस्ट करके बड़ा कराइए। बिल्कुल। तो आप इनको क्या राय देंगे कि नहीं करें? मेरे हिसाब से लोन लेके मत करें, नहीं करें ना, लोन लेके ना करें। पैसा ज्यादा कमाएं, अपने खर्चे कम करें और उसमें से जितना ज्यादा पैसा बचता है उसको एसआईपी के जरिए इन्वेस्ट करें। ठीक है। एसआईपी 500 का है, 1000 का करना चाहते हैं तो कैसे? हाँ, हो जाता है। आजकल 500 रुपये का भी एसआईपी, मंथली एसआईपी होता है, इवन डेली एसआईपी होता है। हाँ, आपने बताया था। हाँ, 1000 रुपये का, 500 रुपये का आप डेली एसआईपी कर सकते हैं। जितने वर्किंग डे होता है, जितना बिजनेस डे होता है, उतने दिन आप पर डे कट सकता है। और 500 की एसआईपी अभी एसबीआई ने शुरू किया है, स्मॉल एसआईपी करके। टिकट साइज बहुत छोटा हो गया है। आने वाले टाइम में कुछ और भी होने वाला है जो और इसको और नीचे ले जाएगा, मतलब ये एंट्री टिकट साइज बहुत छोटा हो जाएगा। एक सवाल है, फील लाइक लाफिंग, ही सेज इन्वेस्ट इन लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, इमरजेंसी फंड एक्सेट्रा. His list is endless. How much an ordinary man earns nowadays? Does he have any idea? Every individual living in metro, मतलब इनका कुल मिलाकर ये है कि ये जो आपने 3 चीज़ें बोली थी कि होनी चाहिए, अदरवाइज आप कुछ ही कदम, मेरे को याद है, कुछ ही कदम दूर हैं गरीबी के। हाँ। तो उन्होंने लिखा है कि ये पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि मेट्रो सिटीज़ में इतनी ज़्यादा सैलरी नहीं है और खर्चा ज़्यादा है। तो मतलब उन्होंने आप पे हंसते हुए कहा है। नहीं, वो हंसने लायक बात भी है। एक आदमी जो 20, 25, 50,000 कमाता है, मैं बोलूँ कि हेल्थ इंश्योरेंस भी ले लो, लाइफ इंश्योरेंस भी ले लो, म्यूचुअल फंड डाल लो, LIC भी ले लो, पीपीएफ अकाउंट भी खोल दो, ये अनरियलिस्टिक, घर भी खरीद लो और वेल्थ भी बना लो, ये बहुत अनरियलिस्टिक बात है। लेकिन इसके आप, मैंने जो कहा है उसकी गहराई पे जाइए। मैंने ये नहीं कहा कि ये सब चीज़ होना चाहिए, मैंने ये नहीं कहा कि आज ही होना चाहिए। हाँ। मैंने आपको एक फाइनेंशियल पिरामिड की बात करी थी कि स्टेप बाय स्टेप करना होता है। एक बच्चे को मैं पहले दिन बैठ के मतलब वो अलजेब्रा पढ़ाने लगूँ तो उसे समझ में आएगा क्या? ये वही बच्चा है। हाँ, तो उसको पहले क्लास के बच्चे को तो 2+2 ही सिखाना होता है। जब आप 2+2 सीख गए, उसके बाद उससे आपको मल्टीप्लाई करने सिखाना है। फिर आप 2, 4, 5 साल के बाद तब अलजेब्रा सिखाएंगे ना। पहले दिन कोई आदमी इंग्लिश बोलना सीखता है तो इंग्लिश बोलना पहले अल्फाबेट से शुरू होता है। हाँ। फिर वर्ड बनता है, फिर सेंटेंस बनता है, फिर पार्ट ऑफ स्पीच सिखाया जाता है कि ग्रामर क्या होता है वगैरह वगैरह। तो पहले उसको बोलने दीजिए। तो पहला स्टेप है सेविंग करना। हमें तब से मतलब मैंने इस बात को कई बार रिपीट कर दिया, पहले तो ज़्यादा कमाना इंपॉर्टेंट है। कमाने के लिए आप सोचिए क्या कर सकते हैं, ऐसा क्या क्या मेरे पर है कुछ तरीके जो बता सकता हूँ कि आप कैसे अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं। हाँ, बताता हूँ। पहले तो ज़्यादा कमाइए। ज़्यादा कमाइएगा तो ज़्यादा इन्वेस्ट कर पाइएगा। ज़्यादा इन्वेस्ट करने के लिए भी एक लॉजिक है, माइंड सेट होना चाहिए आपका। बराबर ना? या तो आपके बुढ़ापे में कहानियाँ होंगी या पैसे होंगे। तो माइंड सेट कैसा है? माइंड सेट ऐसा होना चाहिए कि मुझे पैसा बनाना है, पैसा मुझे अमीर बनना है। अब पैसा खराब चीज़ नहीं होता, पैसे अमीर बनना ख्वाब रखना चाहिए, हर आदमी को रखना चाहिए। वो आपको आगे बढ़ने के लिए, आपको काम करने के लिए, आपको आराम करने से रोकता है, मतलब आपको आलसी नहीं बनने देता। तो बड़ा एम रखिए, ज़्यादा पैसे कमाइए, खर्चे कम से कम रखिएगा तो पैसे ज़्यादा बचेगा। उस बचत पैसे को इन्वेस्ट करना है। लेकिन सबसे पहले लेना है लाइफ इंश्योरेंस, सबसे पहले लेना है हेल्थ इंश्योरेंस। ये 2 चीज़ लीजिए। नहीं तो आपने ठीक कहा, अभी भी मैं उस बात से एग्री करता हूँ कि अगर आप इंश्योरेंस नहीं लेंगे तब गरीबी से एक कदम दूर है। आपने बैंक में पैसे बचा के या इन्वेस्ट करके आपने म्यूचुअल फंड डाल दिया या बैंक में रख लिया, 20 साल बाद रिटर्न अलग होगा। ये म्यूचुअल फंड वाला हो सकता है 10 लाख, बैंक वाला पैसा हो सकता है 10 लाख हो, म्यूचुअल फंड हो सकता है 1 करोड़ हो। ये लेकिन 20 साल बाद होगा। अभी तो मान लीजिए 1-1 लाख रुपया है, 50,000 रुपया है, लेकिन अगर आपके घर में कोई बीमार पड़ गया, आप बीमार पड़ गया, कोई बीमार पड़ गया, तो वो 1 लाख और 50,000 जहाँ भी रखा है ना, वो खर्च हो जाएगा, 3 दिन में खर्च हो जाएगा। तो इसलिए पहले हेल्थ इंश्योरेंस लीजिए, लाइफ इंश्योरेंस लीजिए, ये इंश्योरेंस हो गया, ये प्रोटेक्शन है। उसके बाद उस पैसे को बढ़ाने का सोचिए। अब पैसे कमाने के तरीके बताइए, आपने कहा पैसे कमाने के तरीके, मैं भी सुन लूं। तो हिंदुस्तान में डेथ का इंश्योरेंस होता है, लाइफ इंश्योरेंस, मतलब कुछ हो जाए तो मेरी फैमिली को पैसा मिल जाएगा।
बीमार पड़ने पे का इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस वो हो जाएगा। तीसरा रिस्क है इनकम का रिस्क। मतलब मेरी नज़र में 3 सबसे बड़े रिस्क होते हैं। लाइफ का रिस्क, मुझे कुछ हो जाएगा तो गेट अ लाइफ इंश्योरेंस। मैं अपनी फैमिली को, अगर मैंने एक ठीक ठाक इंश्योरेंस लिया हुआ है तो मेरी फैमिली को मैंने प्रोटेक्ट करके रखा है। मुझे कल कुछ हो भी जाएगा तो मेरे घर वालों को किसी का आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, इतना पैसा मिल जाएगा कि वो जीवन जी लेंगे। हेल्थ इंश्योरेंस की मैं अगर अपनी बचत कर रहा हूँ या इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ या नहीं भी कर रहा हूँ, तो अगर मैं बीमार पड़ूँ तो मुझे किसी से मांगना ना पड़े, अपनी सेविंग ना तोड़नी पड़े, तो मेरे हेल्थ इंश्योरेंस विल टेक केयर माई हॉस्पिटल बिल। थर्ड चीज़ है, थर्ड रिस्क है, वो है इनकम का रिस्क। इनकम जब तक आ रही है तब तक तो आपको मज़ा आता है, आप सब प्लान करते हैं। जब इनकम नहीं आती है तब दिक्कत होती है। इसीलिए कहते हैं कि सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाने चाहिए। तो आपने पूछा कि इनकम कैसे बढ़ा सकते हैं, तो मैं इनकम के रिस्क पे ही बात कर रहा हूँ, उसी में ये आ जाएगा। इनकम के रिस्क में क्या है कि आप एक जगह काम करते हैं। एक किताब है रॉबर्ट कियोसाकी की, रिच डैड पुअर डैड। अधिकांश फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर इस बुक को कोट करते हैं। उसमें उन्होंने एक चीज़ समझाया है, ESBI क्वाड्रेंट। ESBI क्वाड्रेंट क्या होता है कि दुनिया में 4 तरीके से पैसे कमाया जाता है। पहला है E फॉर एम्प्लॉय। आप कहीं नौकरी करते हैं और बदले में आपको पैसा मिलता है, तो आप क्या ट्रेड कर रहे हैं, क्या दे रहे हैं कंपनी को? टाइम। अपना समय देते हैं, बदले में आपको पैसा मिलता है, इसको बोलते हैं एम्प्लॉयड। एक सिक्योरिटी गार्ड 8 घंटे बैठा रहता है गेट पे, कुछ नहीं करता, कोई उसकी स्किल नहीं है, लेकिन वो बैठा रहता है, उसके बदले में उसको 10,000 12,000 की तनख्वाह मिलती है। उसी ऑफिस में आप जब एंटर करते हैं तो रिसेप्शनिस्ट पे एक सुंदर सी लड़की बैठी होती है और उसको बात करने आता है। मतलब कोई आया तो ग्रेसफुली बात करके, सर बैठिए आप प्लीज, तुम सर को बोलती हूँ, और फ़ोन करके अच्छे से बात कर लेती। उसको उस टाइम के अलावा थोड़ी सी स्किल है बात करने की, या गुड लुकिंग है, तो उसको सैलरी 10,000 की जगह 15,000 मिलता है या 20,000 मिलता है। उसी ऑफिस में आप अंदर जाएंगे तो एक अकाउंटेंट बैठा होगा या एक HR मैनेजर बैठा होगा, उसको ये पता है कि अकाउंट्स कैसे मैनेज किया जाता है, तो उसकी सैलरी 30,000 35,000 होगी। 8 घंटे तीनों दे रहे हैं। उसी कंपनी में एक CFO बैठा होगा जिसको फाइनेंस की बहुत अच्छी नॉलेज है, पूरे कंपनी का फाइनेंस मैनेज कर रहा है, उसकी सैलरी 2 लाख रुपये होगी, वो भी 8 ही घंटे दे रहा है। तो यहाँ हम टाइम ट्रेड कर रहे हैं और टाइम के बदले में अपनी नॉलेज बढ़ा रहे हैं, अपनी नॉलेज को ऐड कर रहे हैं। तो जिसकी जितनी नॉलेज, टाइम सबका बराबर है, नॉलेज ज़्यादा है तो उसकी सैलरी ज़्यादा है। तो ये हुआ एम्प्लॉयमेंट। दूसरा है ESBI। एस का है सेल्फ एम्प्लॉयड। एक आदमी जो सिर्फ टाइम नहीं बेचता, अपना स्किल बेचता है। जैसे एक डॉक्टर, वो उसको इसलिए पैसे नहीं देते आपके 8 घंटे बैठा हुआ है क्लिनिक में, उसको वो शायद 2 मिनट ले या 5 मिनट ले, लेकिन उसके बदले में 500-1000 रुपये देती हैं। क्यों देती हैं? क्योंकि वो उसके स्किल का पैसा है। वो बता सकता है आपकी नब्ज देख के कि आपको क्या हुआ है, और इसकी दवाई से बता ही नहीं सकता कि क्या हुआ है, यही बताता है कि कैसे ठीक होगा ये। एक वकील के पास आप जाती हैं, 10 मिनट का टाइम देता है और आपसे 2 लाख रुपये चार्ज करता है एडवाइस के लिए। वो एडवाइस देने के लिए उसने 20 साल की प्रैक्टिस करी है, तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड है। ठीक है, वो टाइम ट्रेड नहीं करता, वो स्किल ट्रेड करता है। तीसरा है B, बिजनेसमैन। बिजनेसमैन एक सिस्टम बनाता है। बिजनेसमैन टाइम और स्किल ये दोनों नहीं लगाता। तो अपना तो लगाता है, शुरू में लगाता है, लेकिन बाद में नहीं लगाता। बाद में क्या करता है, ये टाइम और स्किल वाले लोगों को हायर करता है। कुछ लोग जो अपना समय दे सके, और वो लोग जिनके पास नॉलेज हो, स्किल्ड लोग हैं, उनको हायर करता है, बदले में अपना पैसा लगाता है। तो ये क्या तीसरा ऐड करता है? मनी। पैसे से तो बिजनेस होगा, तो पैसा ऐड करता है ये टाइम और स्किल हायर करने के लिए। और फिर वो एक ऐसा सिस्टम बनाता है जिससे वो लोग काम करते हैं, उनकी स्किल होती है। मुकेश अंबानी को हिंदुस्तान का सबसे अच्छा वकील तो नहीं है ना वो, लेकिन हिंदुस्तान के सबसे अच्छे वकील को हायर कर सकते हैं वो, बिल्कुल फीस दे सकते हैं ना। मुकेश अंबानी जी सबसे अच्छे IT एक्सपर्ट तो नहीं है, लेकिन सबसे अच्छे IT एक्सपर्ट को हायर कर सकते हैं। मार्क जुकरबर्ग क्या आपको क्या लगता है दुनिया का सबसे बड़ा IT एक्सपर्ट है? नहीं है, लेकिन उनके पास पैसा है जिससे वो दुनिया के बेस्ट IT एक्सपर्ट को हायर कर सकते हैं। तो ये बिजनेसमैन लोग एक सिस्टम बनाते हैं और सिस्टम पे लोग को हायर करते हैं। तो इन्होंने टाइम स्किल के लिए पैसा लगाया, तो ये सिस्टम बनाते हैं, इनका पैसा इनके नहीं इन्वॉल्व रहने के बाद भी आता है। और चौथी कैटेगरी है I फॉर इन्वेस्टर। ये बिजनेसमैन को जब पैसे की जरूरत पड़ती है तो ये अपना स्टेक बेचते हैं। आप किसी को बोलते हैं कि आप पैसा लगाइए मेरे बिजनेस में। नॉर्मली बैंक से लोन लेते हैं, जो हमने पहले सिस्टम देखा कि बैंक से लोन लिया तो हमको इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा, तो ये लोग पार्टनर बना लेते हैं। एक कंपनी में 2 पार्टनर हो सकते हैं, 10 पार्टनर हो सकते हैं। एक कंपनी अपना शेयर हम क्या खरीदते हैं, एक कंपनी है, उस कंपनी का मेजर स्टेक प्रोमोटर के पास होता है, उस कंपनी के पास होता है, और बाकी का जो स्टेक है वो पब्लिक में हम शेयर के रूप में खरीदते हैं। तो वो जो शेयर खरीदा है जिसने, लास्ट टाइम भी हमने बात करी थी वॉरेन बफेट साहब के बारे में। वॉरेन बफेट साहब दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर हैं। वो कोई बिजनेस नहीं करते, कोई कंपनी का कोई चीज़ का मैन्युफैक्चर नहीं करते हैं, लेकिन दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं। अधिकांश टॉप 10 लोगों में आते हैं वो। उनकी कोई कंपनी नहीं है, मतलब ना एप्पल उनका है ना कोका कोला, लेकिन कोका कोला में शायद 12-13% हिस्सेदारी उनकी है। तो कोका कोला जब भी बिकेगा उनको पैसा जाएगा। ये इन्वेस्टर लोग हैं, इन्होंने पैसा लगाया है, इन्होंने सिर्फ पैसा लगाया है। किसके बेस पे? वो बिजनेसमैन के बेस पे। तो
एम्प्लॉयड, सेल्फ एम्प्लॉयड, बिजनेस और आई इन्वेस्टर। तो इन्वेस्टर तक कब बनेंगे आप? जब आपके बहुत पैसा होगा। बिजनेस भी करने के लिए आपको पैसा चाहिए, लेकिन पहले पैसा, बिजनेसमैन बनने से पहले आप एम्प्लॉयड रहिए। आप अभी अगर नौकरी करते हैं तो आप पहले पैसे कमा के उस पैसे से इतना पैसा बनेगा बिजनेस कर सकें, क्योंकि आप नौकरी करके अमीर नहीं बन सकते। आपका टाइम लिमिटेड है। आप स्किल बढ़ा लेंगे तो सैलरी बढ़ जाएगी, लेकिन टाइम तो फिर भी लिमिटेड है। तो आपको पैरेलली कुछ ऐसा ग्रो करना पड़ेगा। आज अगर सोचेंगे तो हो सकता है 5 साल बाद, 10 साल बाद आपके पास कुछ इतना पैसा हो जिससे आप एक अच्छा बिजनेस शुरू करें। तो ये फॉर्मूला इंतजार, ये पैसा यही 2 कैटेगरी के पास है, बी और आई। तो ये ES से निकल के बी और आई में जाना है, लेकिन ये रातों रात नहीं होगा। इसके लिए आपको एक्टिव इनकम पे ध्यान देना होगा, आपको कुछ करना होगा। उस पैसे से ऐसे तरीके से पैसे कमाएं, किताब लिख सकते हैं, यूट्यूब खोल सकते हैं, यूट्यूब चैनल चला सकते हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ कर सकते हैं। आप जहाँ पढ़ते हैं उसके बगल में अपने से नीचे पढ़ने वालों को ट्यूशन दे सकते हैं। मतलब मैंने खुद ट्यूशन पढ़ाया, मैंने अपनी पढ़ाई का अधिकांश खर्चा ट्यूशन पढ़ा के निकाला है। तो इस तरह से आप पैसे कमाए, जहाँ पे है उस सिचुएशन में देखिए क्या कर सकते हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल। और इससे जुड़ा एक सवाल मेरा भी है, लेकिन इससे पहले दर्शकों के सवाल लेना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। आपको होशियार भाई बोला है, अब ये टॉन्टिंग वे में बोला है कि सच में? तो बोला कि अरे होशियार भाई, जो प्रॉपर्टी आपने आज खरीदी है 30 साल तक सेविंग करने के बाद, उसकी क्या कीमत है? क्या जो इंटरेस्ट दिया है उसे कम सोच के एडवाइस दिया करो। देखिए अधिकांश फाइनेंशियल, पहले तो आप धन्यवाद कीजिए, होशियार भाई बोला। थैंक यू सो मच। नहीं, मैं अपने आप को बहुत होशियार नहीं मानता हूँ। मुझे पता है क्योंकि मेरे से होशियार लोग बहुत पड़े हैं इस शहर में। बट हाँ, एक बात मैं बताता हूँ आपको कि घर खरीदने के पीछे ना बहुत लोग ये तर्क देते हैं कि आज घर की कीमत और आज से 20 साल बाद की घर की कीमत बहुत अलग होगी, आपको घर पहले ही खरीद लेना चाहिए। मैं कहता हूँ घर की कीमत की जो ग्रोथ है, उसको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट से बढ़ रहा है, जिस इन्फ्लेशन बोल सकते हैं, बट आज जो घर की कीमत है, आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद जो घर की कीमत होगी, इसका दर जो है, और आपके इन्वेस्टमेंट का दर, ये इन्वेस्टमेंट का दर है, ये तेज है, ये ज़्यादा है। और ये मैं इस एरा में बोल रहा हूँ, मतलब 2025 में बैठे हैं, 2025 के एरा में बोल रहा हूँ कि अगर आज आप घर खरीद के 10 साल बाद जो पैसा बनाएंगे, आप इक्विटी मार्केट में म्यूचुअल फंड में पैसा डालेंगे तो इससे ज़्यादा बनेगा। मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ घर खरीदना खराब है। ये चीज़ आपने पहले भी बता दी। मैं हमेशा बोलता हूँ घर होना चाहिए। देखिए बेसिक नीड होती है रोटी कपड़ा मकान, तो घर तो होना ही चाहिए। लेकिन आजकल मकान सिर्फ लोग रहने के लिए नहीं रह रहे हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए रहे हैं। इन्वेस्टमेंट वाला गलत कर रहे हैं, क्योंकि आपको सिर्फ पैसा ही बढ़ाना है। तो क्योंकि पहले लोगों को ऑप्शन नहीं था, पहले लोगों को पता नहीं था, तो लोग प्रॉपर्टी खरीदते थे, पैसा बनता था। अब उससे बेहतर ऑप्शन है इक्विटी मार्केट, चूंकि म्यूचुअल फंड के थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अगर म्यूचुअल फंड डालेंगे तो ज़्यादा पैसा बनेगा। अच्छा, कई बार मैंने लोगों को ये बोलते हुए सुना है कि मतलब ज़्यादा पैसा आज की डेट में, आज के एरा में उन्हीं के पास है जिनके पास या तो पुश्तैनी कुछ एसेट हो या फिर काली कमाई करते हो, 2 नंबर का धंधा करते हो। वाकई ही ऐसा है? आज नौकरी करने वाला तो आपने बता दिया, लेकिन अगर ठीक है, जो एवरेज काइंड ऑफ फैमिली है, जैसे हमारी ही है, कोई अगर कोई पेरेंटल एसेट नहीं है या फिर ऑब्वियसली 2 नंबर का काम नहीं करते हैं, तो क्या हम कभी अमीर नहीं बन सकते? नहीं, बिल्कुल बन सकते हैं। मैंने पहले भी कहा था कि अगर आप डिसिप्लिन से करें काम तो बिल्कुल बन सकते, कोई भी आदमी बन सकता है। एनी वन कैन बी मिलियनर। देखिए प्रॉपर्टी पैसा कैसे बन गया, या पुश्तैनी, आपने बोला पुश्तैनी जमीन है, पुश्तैनी वो क्यों रह गया? वो 30, 40, 50 साल में बना है। 30, 40, 50 साल पहले वो बेच सकते थे ना अपने शौक के लिए, उन्होंने नहीं बेचा, उन्होंने सेक्रीफाइस किया, उन्होंने मुफलिसी में जीवन जिया। मुझे याद है कि मतलब मेरे घर में, मेरे आसपास के लोगों को पढ़ने के लिए फ़ीस के पैसे नहीं होते थे। स्कूल जाते थे हम लोग, फीस देने की तारीख अगर 1 तारीख है तो हम लोग 25 तारीख को फीस देते थे। हर 4 बार स्कूल टीचर के बोलने के बाद जाके फीस देते थे। तो उस समय अगर मेरे पिताजी के पास एक ज़मीन थी तो बेच के मुझे पढ़ा सकते थे, उसी दिन खत्म हो गई होती। लेकिन वो पैसा उन्होंने ज़मीन नहीं बेचा, किस तरह से मेहनत करके फीस भरा मेरा। तो आज वो ज़मीन अगर है तो वो 40 साल पुरानी ज़मीन है। प्रॉपर्टी एक दिन में नहीं बनती, प्रॉपर्टी बहुत सेक्रीफाइस करने के बाद बनती है। मेरे एक मित्र थे, उन्होंने कहा कि यार पूत कपूत तो क्या धन संचय, पूत सपूत तो क्या धन संचय, पैसा क्यों बचाना, मेरा बच्चा कामयाब होगा तो अपने आप पैसा बना लेगा, और मैं अगर नालायक होगा तो मैं पैसा जोड़ के जाऊँगा तो खर्च कर देगा। ये बहुत लोगों ने मुझे सुना होगा आपने तो। और ये बात वो एक 300 मीटर की कोठी में बैठ के बोल रहे थे। मैंने कहा भाई तुम्हारा जितना बड़ा हॉल है ना, उतने बड़ा यहाँ पे 2 BHK फ्लैट होता है। ये आपके पिताजी ने भी अगर यही सोचा होता कि मेरा बेटा कामयाब होगा तो बना लेगा, और ये बेच दिया होता है ज़मीन, तो तुम ये बात नहीं बोल रहे होते आज। आपके पिताजी ने कुछ तो सेक्रीफाइस किया होगा, ऐसा थोड़ी उनको खर्च करने का ऑप्शन नहीं थे। वो भी इस ज़मीन को बेच देते और उसको पैसे को खूब खर्च करते, एक आलीशान जिंदगी जीते। और ये तो आप ये नहीं कह पाते आज। बिल्कुल। तो आप अगर पैसा कमाना, आपके पास एबिलिटी है, पैसा कोई ऐसे हर आदमी तो नहीं कमा सकता।
बिना इंटेलिजेंट हुए, बिना मेहनत किए, बिना कोई एफर्ट किए पैसा तो नहीं कमा सकता है। तो पैसा एक ना मापने का भी तरीका है कि आप कितने सक्सेसफुल हैं। आप बहुत गुणी हैं बिल्कुल। और चप्पल पहन के साइकिल से जा रहे हैं, तो क्या 100 में से मतलब 90 लोग आपको गुणी तो नहीं मानेंगे? नहीं मानेंगे। आपको गुणी दिखने के लिए भी रॉयल्स रॉयस से उतरना पड़ेगा। अगर आप एक अच्छी गाड़ी मर्सिडीज कार में चल रहे हैं, अच्छे कपड़े पहने, अच्छे जूते पहने और अच्छा सलीका, और उससे उतर के आप कुछ बोले तो लोग बोले देखो कितना बड़ा आदमी है, और वही बात आप साइकिल से उतर के बोलें, कोई वैल्यू नहीं करेगा। तो आपको नहीं, सही बात है कि नहीं? तो पैसा बहुत मैटर करता है। अभी मैं किसी मित्र के साथ उन्होंने बोला यार पैसा सब कुछ है। मैंने कहा ऐसे मत बोलो, सब कुछ तो नहीं है। बोला नहीं ऐसे कैसे बोल सकते हो सब कुछ नहीं है? मैंने कहा पैसा बहुत कुछ है, सब कुछ नहीं है। पैसे से आप खुशी नहीं खरीद सकते हो। तो बोला ये किसने बोला कि पैसे से खुशी मिलती है? पैसे से खुशी मिलने वाली चीज़ों को लिए खरीदने के लिए पैसा ही चाहिए। मतलब अगर मुझे मोबाइल खरीद के खुशी होती है तो मुझे मोबाइल खरीदने के लिए पैसा चाहिए। मुझे कहीं घूमने जाके खुशी मिलती है तो घूमने जाने के लिए मुझे पैसे ही चाहिए। तो जो चीज़ें आपको खुशी देती है, मुझे अच्छा खाना खा के खुशी मिलती है, तो अच्छा खाना खरीदने के लिए भी पैसा ही चाहिए। तो खुशी पैसे से नहीं मिलती है, लेकिन खुशी जिन चीज़ों से मिलती है उनके लिए अधिकांश चीज़ों के लिए पैसे चाहिए। जैसे पैसा, आपने शुरुआत में बोला तथास्तु, इतना हम पैसा कर रहे हैं, मुझे लग रहा है भगवान ऊपर से बोलेंगे तथास्तु। हाँ, मतलब आप प्लान कीजिए ना तो ईश्वर देता है। ईश्वर, आप मैनिफेस्टेशन के बारे में आपने बहुत वही मैं चर्चा करी होगी कि मैनिफेस्ट कीजिए कि मैं इतना पैसा बनाऊंगी, और उसका प्लान बनाइए कि मैं कैसे बनाऊंगी। मतलब आपको खुद पता चल जाएगा कि मैं बना पाऊंगी कि नहीं बना पाऊंगी, कि मेरी इनकम कितनी है, मैं कितने साल में कितना पैसा जोड़ना चाहता हूं। रैंडम ऐसा मत सोचिए। अभी मैं किसी से मिला था तो वो उसने बोला, मैंने पूछा तुम्हारी क्या इच्छा है, तुम पैसे से क्या करना चाहते हो? उसने बोला साउथ दिल्ली में एक बड़ा आलीशान सा कोठी हो और एक लग्जरी कार हो। एकदम सही बता रहा हूँ, मतलब 3 दिन पहले ही घटना है। एक लग्जरी कार हो, एक आलीशान से कोठी हो और खूब घूमने फिरने के लिए बहुत सारा पैसा हो। मैंने कहा बिल्कुल ठीक, सोचना अच्छी बात है। तो मैंने कहा अभी आपके नीचे आपकी फैक्ट्री में, वो फैक्ट्री के मालिक के बेटे थे, तो मतलब छोटा ये सेटअप था। तो मैंने कहा आप में और आपकी फैक्ट्री में नीचे एक वर्कर काम कर रहा है जो मेहनत से काम कर रहा है, वो भी ये सोचता होगा? बोला हाँ सोचता होगा। तो मैंने कहा उसके सोचने और आपके सोचने में अंतर क्या है? वो भी सोच रहा है और उसके पास नहीं है, 5 साल 10 साल से सोच रहा है कि मेरे पास एक घर हो। किसके कौन नहीं चाहता इस शहर में कि मेरे पास घर हो? तो वो भी सोच रहा है और इस शहर के बाकी लोग भी सोच रहे हैं मेरे पास घर हो, और आप भी सोच रहे हो। तो क्या अंतर क्या है? अंतर तब पैदा होगा जब आप उसको पेपर पे लेके बैठो कि उस जो साउथ एक्स में जो कोठी है उसकी आज कीमत कितनी है। अगर आज वो 20 करोड़ की है तो जब मैं खरीदने लायक होऊंगा, या 5 साल 10 साल का टाइम मैं लेता हूँ कितने दिन में खरीदूंगा, तो 5 साल होते 20 करोड़ की कीमत 35 करोड़ होगी। तो 35 करोड़ के लिए मेरे पास कमाने के लिए मेरे पास 5 साल का वक्त है। तो 35 करोड़ मैं कैसे कमा सकता हूँ 5 साल में? तो आपको समझ आ जाएगा कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो। फिर आप रियलिस्टिक हो जाओगे, फिर सब सोचोगे मैं 2 करोड़ बना सकता हूँ। तो 2 करोड़ में कौन सी चीज़ मिलती है? या तो आप 20 करोड़ की कोठी आज ही खरीद लें, 19 करोड़ का लोन लेके 1 करोड़ अपने पिताजी की जमीन बेच के 1 करोड़ दे दीजिए, 19 करोड़ का लोन ले लीजिए, तो प्रॉपर्टी तो हो जाएगी। बस 19 करोड़ चुकाओगे कैसे? तो सोचने में कोई बुराई नहीं है, बस सोचना आपका ख्वाब है, बस वो दिवा स्वप्न की तरह आप देख रहे हैं सिर्फ। आप उसके लिए एफर्ट कीजिए ना, पेपर पे प्लान बनाइए कि ये कैसे अचीव हो सकता है। आपको पेपर पे अगर 80-70% 60% अचीव होता हुआ दिख रहा है तो आप स्ट्रेच करके 100% अचीव कर लेंगे, तब भगवान का तथास्तु काम करेगा। आप खाली सोच रहे तो नहीं होगा। तो हर आदमी सोचता है कि मैं बहुत अमीर बन जाऊं, हर आदमी सोचता है कि मैं मतलब मुंगेरी लाल के सीन सपनों से बेटर है कि आप उसको एग्जीक्यूट कीजिए। हर क्रिकेट खेलने वाला बच्चा विराट कोहली बनना चाहता है, बट विराट कोहली जितनी एफर्ट करता है उतना कोई करे तब ना। आईएएस बनना अलग, आईएएस बनने का सोचना और आईएएस बनने के लिए जितना पढ़ना पड़ता है वो पढ़ना अलग बात है। तो अगर आप आईएएस बनना चाहते हैं तो 8 घंटा पढ़ना पड़ेगा, 10 घंटा पढ़ना पड़ेगा, उतनी डेडिकेशन दिखानी पड़ेगी। वो बच्चे साल भर तक किसी शादियों में नहीं जाते, किसी मतलब शॉपिंग करने नहीं जाते, मतलब कहीं घूमने फिरने में नहीं जाते, वो इतना एफर्ट लगाते हैं, एक ही चीज़ पे फोकस होकर लगे रहते हैं। देखो मिलेगा क्यों नहीं मिलेगा? आप 5 साल बाद कुछ जो चाहो वो कर सकते हो, बस सत्य कि उस दिशा में करने के लिए जो चीज़ रिक्वायर्ड है वो करो आप। अच्छा, अगर मैं फाइनेंशियल फ्रीडम की बात करूं, अगर, क्योंकि आजकल नौकरियों में इतनी ज़्यादा खींचातान है कि कोई भी नौकरी नहीं करना चाहता, और हर कोई चाहता है कि यार अब बहुत हो गया, मतलब लगभग 45 साल तक हर कोई चाहता है कि घूमें फिरें, अपनी ज़िंदगी जिएं, जो आजकल का सिनेरियो है। तो ये पॉसिबल है फाइनेंशियल फ्रीडम आफ्टर 40 ईयर्स? डेफिनेटली। मैं सीधा लाइव एग्जाम्पल हूँ। मैंने आपसे सुना भी था ये आपने कहा था कि मतलब मैं ही नहीं, मैं बताऊं, मेरे कम से कम 10-15 ऐसे मित्र हैं जो इस दिशा में बहुत क्लोज हैं कि आज वो काम करना नहीं अगर वो आज चाहते कि आज मैं काम न करूं, तो उनको बेसिक रिक्वायरमेंट के लिए, मतलब महीने का 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपये किसी का हाथ पे लग जाते हैं। इतना इन्वेस्टमेंट है कि उस जो हम लोग SWP की बात करते हैं, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, वो रिटायरमेंट प्लान ही है कि आपने इतना इन्वेस्टमेंट कर रखा है कि उसका इंटरेस्ट या उसका गेन आपकी रिक्वायर्ड इनकम जितना आपको चाहिए उससे ज़्यादा है। आपको पता है मुकेश अंबानी जी अपने बेटे की शादी में कई हज़ार करोड़ खर्च कर दिए, और लोगों ने ये भी बताया कि वो उनके 2 दिन की इनकम थी।
या शायद उनके पूरे वेल्थ की शायद 1% का एक्सपेंस था। तो अगर मैं 1 लाख कमाता हूँ और मेरा खर्चा 1 लाख है, तो मैं कभी रिटायर हो पाऊंगा क्या? नहीं। मैं 5 लाख कमाता हूँ और मेरा खर्चा 1 लाख है, तो ये जो एडिशनल 4 लाख बचा, इस पैसे से मैं लंबे समय तक सर्वाइव कर सकता हूँ। और ये इनकम मेरी एक्टिव इनकम नहीं है, मेरी पैसिव इनकम से आ रहा है, किसी रेंटल इनकम से आ रहा है, किसी म्यूचुअल फंड से आ रहा है, कहीं से भी आ रहा है। 5 लाख रुपए आ रहा है और मैं 1 लाख खर्च कर रहा हूँ। तो ये इनकम जो एक्टिव इनकम है, आपकी जितने खर्चे हैं उतना पैसा अगर पैसिव तरीके से आ जाए तो आप कल भी रिटायर हो सकते हैं। फिर आप, हमारे पास है, हम रिटायर हो सकते हैं। मैंने सोचा अभी क्यों रिटायर हो, अभी करेंगे तो सिर्फ जितना पैसा बनाया उसका इंटरेस्ट खर्च कर देंगे तो ये ग्रो नहीं होगा या कम ग्रो होगा। तो क्यों ना थोड़ा और बड़ा किया जाए। कोई आदमी 5 करोड़ रुपए इकट्ठा कर ले, मतलब इन्वेस्ट कर करके 5 करोड़ बन जाए, तो देखिए 5 करोड़ के लिए 1 कोठी भी हो सकती है, लेकिन उसका रेंटल इनकम आएगा कितना? एक 5 करोड़, अगर 1 करोड़ का फ्लैट है तो कितना किराया आता है? 1 करोड़ 25-30 हज़ार। मतलब सालाना किसी प्रॉपर्टी का रेंटल इनकम 3 से 4% के आसपास होता है। अगर खराब जगह, इलाका अच्छा नहीं है तो 2%, और इलाका बहुत अच्छा है तो 4%। तो 1 करोड़ के प्रॉपर्टी पे 3 से 4 लाख रुपये को रेंट आएगा। डिवाइड कीजिए महीने में तो उसको 25-30 हज़ार रुपये महीने, 25-30 हज़ार रुपये रेंट आता है। तो अगर 3 से 4% का रेंटल इनकम के लिए अगर आपने 1 करोड़ का बनाया तो 3-4% रेंटल इनकम आ रही है। अगर इस पैसे को निकाल के 1 करोड़, ये 1 करोड़ जो रियल एस्टेट में, इसको बेच के आप म्यूचुअल फंड लगा दें, तो मैंने क्या बताया, वहाँ 12 से 15% का रिटर्न आता है। मैं नहीं कह रहा हूँ, इक्विटी मार्केट का स्टेट निकालिए। 1979 में सेंसेक्स 100 था और आज 82,000 है 2025 में। तो इन 40-42 सालों में ये सेंसेक्स जिस रेट से बढ़ा है वो 16-17% के रेट से बढ़ा है। 100 रुपये वहाँ लगाया होता और आज 80,000 वैल्यू होती, तो इसका जो रेट आएगा आपको, CAGR आएगा, वो 16-17% के आसपास आएगा। तो 16-17% यहाँ आ रहा है। तो उसमें से अगर 6% या 7% आप मंथली इनकम ले लें, 1 करोड़ पे आपने प्रॉपर्टी से निकाला, प्रॉपर्टी भी था तो 25,000 रेंट आ रहा था, मेरे एक मित्र ने किया भी था, और उस 1 करोड़ को डाल दिया म्यूचुअल फंड में। अब इससे 12 लाख रुपये गेन हो रहा है हर साल एवरेज। अब उसमें से 50,000 निकाले तो साल भर में कितना निकला? 6 लाख। तो 6 लाख निकला और 6 लाख कैपिटल में ग्रो हो गया। तो अगर आपके पास 2 करोड़ या 3 करोड़ रुपये हो जाए तो उसका SWP लगभग 1.5 से 2 लाख रुपये हो जाएगा। 3 करोड़ रुपये 8% निकालेंगे तो 2 लाख महीने आता है। तो पैसा बढ़ रहा है 12%, आप निकाल रहे हैं 8% सालाना। तो 8%, 3 करोड़ का 8% कितना हुआ? 24 लाख। डिवाइड कीजिए महीने से तो 2 लाख रुपये होता है। 2 लाख 12 महीने है, तो आप 3 करोड़ रुपये डाल दिया है, 2-2 लाख हर महीने निकालेंगे तो भी वो पैसा आप उसका सिर्फ गेन का कुछ हिस्सा निकाल रही है। तो 10 साल बाद देखेंगे 3 करोड़ भी 6 करोड़ हो गया और आपकी इनकम भी आ रही है 2 लाख रुपये। तो पैसा भी ग्रो कर रहा है और आपको इनकम भी आ रहा है। तो जिस दिन आपका घर का खर्चा अगर 1 लाख रुपये है तो आप 1.5 करोड़ इकट्ठा कर लीजिए, आप कल से रिटायर हो सकते हैं। वो 1.5 करोड़ इकट्ठा करना है, और वो 1.5 करोड़ बिना एफर्ट के तो नहीं इकट्ठा होगा। पहले के लोग 60 साल तक काम करना चाहते थे, 65 साल का। आजकल काम में इतना स्ट्रेस है, या कहिए कि काम में इतना स्ट्रेस भी, और लोगों को लगता भी है कि एक ही लाइफ मिली है, उसे जी लो, क्योंकि वो काम को एंजॉय नहीं कर रहे हैं ना। वो सोच रहे काम है और इसके बाद काम बंद करके तब मैं जीना शुरू करूंगा। ये गलत फिलॉसफी है। आप काम को एंजॉय करके कीजिए तो आप अभी जिएगा। और ये जो जनरेशन है जेन ज़ी, इसका तो और भी बुरा हाल है। नहीं, उनको शॉर्ट कट से पैसे कमाना है। हाँ। जो मेहनत करता है आज भी देखिएगा वो बहुत आगे जाएगा। आज अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले शायद अपॉर्चुनिटी बहुत कम थी। आज इतने फील्ड हैं कि आप घर बैठे भी काम कर सकते हैं। तो लोगों पर जब घर बैठे काम करने का ऑप्शन आ गया ना, तो लोग मेहनत करने से डरने लगे हैं। अच्छा, एक और सवाल मेरे जहन में आ रहा है, क्योंकि आने वाले दिनों में अब त्यौहार है, धनतेरस आएगा, गोल्ड खरीदेंगे लोग। क्या एडवाइस करते हैं आप इस वक्त? गोल्ड मतलब एक रिचुअल तो है ही, हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है। आप क्या सजेस्ट करते हैं कि गोल्ड खरीदना सही रहता है इस वक्त? आप शादीशुदा हैं और आपकी पत्नी के पास सारी ज्वेलरी है तो बिल्कुल मत गोल्ड खरीदिए। मतलब जैसे एक शादियों में नॉर्मली एक लोग क्या पहनते हैं, गले में, नाक में, कान में, यहाँ पे माथे पे एक टीका होता है, ये सब आपके घर में है तो गोल्ड में इन्वेस्ट मत कीजिए। लेकिन अगर इसमें से कोई एक चीज़ नहीं है, आपको लगता है कि 2-4-5 साल में कोई शादी होगी तो मेरी पत्नी को लगेगा कि यार ये टीका नहीं है मेरे पास, ये कान में का नहीं है, तो एक ज्वेलरी खरीद लीजिए और ठीक है, शुभ है। लेकिन अगर वो सब गोल्ड वाले ज्वेलरी है तो गोल्ड फॉर्म में मत खरीदिए। उसके बदले आप गोल्ड ETF में पैसा डाल दीजिए। अच्छा। तो जिस रेट से सोना बढ़ेगा उस रेट से वो ETF भी बढ़ेगा। उससे भी आपको तो पैसा बनाना था, तो गोल्ड ETF ही क्यों चुनिए? इक्विटी फंड भी चुन लीजिए। आप किसी मिड एंड स्मॉल कैप पैसे डाल दीजिए, आप किसी फ्लैक्सी कैप, मल्टी कैप में डाल दीजिए पैसा, म्यूचुअल फंड में पैसा डाल दीजिए। तो मैंने जो बताया कि SIP कीजिए, और जब भी इस तरह के इवेंट आए तब भटकिए मत। गोल्ड मतलब जब धनतेरस आए तो गोल्ड खरीद रहे हैं, फिर कुछ और आए तो कुछ और खरीद रहे हैं, ऐसा मत कीजिए। आप SIP कीजिए, और जब भी थोड़ा पैसा स्पेयर हो या कोई फेस्टिवल आए उस दिन टॉपअप कर दीजिए। उसमें आप 5,000 की या 10,000 की SIP कर रहे हैं, आपको 20,000 में तो
मान लीजिए 20-25 हज़ार का कुछ गोल्ड खरीदने वाले थे, हालांकि इतने में तो कुछ आता भी नहीं आजकल, लेकिन फिर भी आप खरीदना चाहती थी तो 20-25 हज़ार म्यूचुअल फंड में टॉपअप कर दीजिए। आप देखेंगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 3-4-5 साल में, मतलब 10-15 साल में अगर 10,000 की SIP कोई करता हुआ बीच बीच में ये धनतेरस टाइप की चीज़ों में पैसा डाल दे तो काफ़ी अच्छा पैसा बना लेगा। तो वो शायद अगर 15 साल या 20 साल में 1 करोड़ बनाना होता ना, 12 साल में ही 1 करोड़ बना लेगा अगर बीच में ये थोड़ा थोड़ा पैसा डाल दे तो। यानी कि आपका मानना है कि गोल्ड खरीद के इन्वेस्ट करना सही नहीं है? गोल्ड ज्वेलरी के रूप में अच्छा है। मुझे अपनी बेटी के लिए गोल्ड खरीदना है तो आज तो नहीं खरीदना है, जिस दिन शादी करनी है उस दिन खरीदना है, तो उस दिन गोल्ड का रेट ज़्यादा होगा। ये सोच के तो मैं गोल्ड खरीद रहा हूँ कि उस दिन 2 लाख रुपए हो जाएगा, इसलिए मैं आज 1 लाख में खरीद लेता हूँ। तो इसका मतलब आपने उस पैसे को डबल मतलब आज 1 लाख में जो गोल्ड खरीद सकते थे, आज से 10 साल बाद आपको लगता है कि मैं 2 लाख खरीदना पड़ेगा। तो आपने गोल्ड में 1 लाख डाला तो 2 लाख बचा, 1 लाख का 2 लाख हुआ। अगर आप इस पैसे को इक्विटी में डाल देंगे तो ये शायद 3 लाख हो जाएगा। तो आज 10 ग्राम गोल्ड दे रहे थे, उस दिन हो सकता है उस पैसे से, जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया गोल्ड वाला पैसा, उससे शायद 15 ग्राम गोल्ड दे पाए। ना गोल्ड में डाला तो 10 ग्राम का 10 ग्राम ही रहेगा, लेकिन अगर उस पैसे को इक्विटी मार्केट में देखिए वो ज़्यादा ग्रो करता है। अच्छा, ऐसी कौन सी मिस्टेक्स हैं जो अक्सर मिडिल क्लास करती है, कोई भी क्लास, पैसे स्पेंड करने में या फिर जमा करने में? जो कॉमन मिस्टेक है, जो मैंने भी किया है या बाकी लोग, अधिकांश लोग कर सकते हैं या करते होंगे, मैं ये मानता हूँ कि बचत कम करते हैं, लंबे समय तक नहीं करते। वो थोड़े दिन बचाते हैं और फिर बीच में पैसे निकाल लेते हैं। तो जब वो पैसा, छोटा छोटा पैसा जब बड़ा पैसा बनता है तो उसको उससे और बड़ा होगा वो, लेकिन उस पैसे को खर्च करते हैं। लेट्स एग्जाम्पल, हम लोग पहले बात कर रहे थे, 10,000 रुपये कोई आदमी बचाता है, 5 साल में बचाया उसने कितना, 6 लाख रुपए, और 5 साल उसकी वैल्यू हुई 8 लाख रुपए। 10 साल में कितना हुआ था, 20-21 लाख हुआ था, और 15 साल में वो 60 लाख हुआ था। लेकिन 5 साल कोई बचाए, 6 लाख का 8 लाख निकाल ले, और फिर उस दिन से फिर 10,000 बचाए, तो फिर 5 साल बाद 8 लाख निकालेगा, और फिर 5 साल बाद 8 लाख निकालेगा। तो 10-10 हज़ार वो 5 साल बचाता है, 5 साल बाद निकाल लेता है, तो 8-8 लाख करके 3 बार निकालेगा, मतलब वो 24 लाख निकालेगा। 18 लाख बचा के 24 लाख निकालेगा। लेकिन अगर उसी 10,000 को कंटिन्यू करके 15 साल कंटिन्यू करता है तो वो 60 लाख बना लेगा। इसको बोलते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। आप पैसे को पावर ऑफ कंपाउंडिंग छोड़िए लंबे समय तक। तो एक गलती तो लोग ये करते हैं कि बहुत जल्दी निकाल लेते हैं। आप इंश्योरेंस पॉलिसी हो या कोई RD सेविंग हो, डेट हो या इक्विटी हो, कोई भी क्लास हो, आप जितने लंबे समय रहेंगे वो रेट ऑफ इंटरेस्ट से मल्टीप्लाई होता रहेगा और वो पावर ऑफ कंपाउंडिंग इफेक्ट देगा। तो पहली मिस्टेक तो ये कि लंबे समय तक के लिए करें, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट से बचें। मतलब शॉर्ट टर्म वाले गोल के लिए शॉर्ट टर्म करें, लेकिन अधिकांश पैसे को लंबे समय करें, तभी वेल्थ बनेगा। दूसरा मिस्टेक ये है कि इंश्योरेंस नहीं लेना। एक आदमी, मैं जानता हूँ, मेरे एक दोस्त के घर में ऐसा हुआ, वो बहुत अच्छा कमाता था, मैं उसके घर जाता था तो वो बोलता था, नहीं यार ये सब इंश्योरेंस फालतू की चीज़ है, सब तुम लोग डरा के बेचते हो, फियर का बिजनेस है, तुम डराते हो कि मुझे कुछ हो जाएगा इसलिए मैं इंश्योरेंस ले लूँ। तो मैंने समझाता हूँ, मैं पुश नहीं करता बहुत ज़्यादा। तो मैंने कहा तेरी मर्जी है, तो अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करना चाहता है तो तू इंश्योरेंस ले सकता है, नहीं चाहता तो नहीं ले सकता, तो इन्वेस्टमेंट कर ले। तो उसने SIP किया। 2 साल के बाद, मतलब आज से करीब 1.5 साल पहले ही घटना है, उसकी डेथ हुई एक एक्सीडेंट में, और उसके घर में वो जो कुल जमा पूंजी थी वो 1,40,000 थी। मतलब उसका दाह संस्कार के बाद का भी चीज़ें मैनेज करने में मुश्किल हुई। वो पैसा इजी था, इक्विटी मार्केट में था, बहुत अच्छा रिटर्न दे रहा था। तो अगर आपके पास इंश्योरेंस होता तो उस समय उसके घर में एक ठीक ठाक अमाउंट आता। इंश्योरेंस कोई भी लो, इंश्योरेंस मैं ये नहीं करूँगा इंश्योरेंस मतलब सेविंग प्लान लो, इंश्योरेंस मतलब टर्म इंश्योरेंस भी लो, कोई भी इंश्योरेंस होना चाहिए, इतना इंश्योरेंस होना चाहिए कि एडिक्वेट होना चाहिए। उसके बाद आता है कौन सा इंश्योरेंस। इंश्योरेंस का भी लेवल है। इंश्योरेंस जो सबसे प्राइमरी लेवल होता है वो होता है इंश्योरेंस ऑफ एक्सपेंस। आपके घर का खर्चा कितना है, कम से कम उतना इंश्योरेंस तो होना ही चाहिए। मतलब इसको मैं और अच्छी समझाता हूँ। आपके घर का खर्चा महीने का 50,000 है, साल भर खर्चा कितना है, 6 लाख रुपए हुआ। तो इतना पैसा इंश्योरेंस से होना चाहिए कि उसका इंटरेस्ट 6 लाख हो। अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरी पत्नी को अगर 1 करोड़ रुपये मिल जाए तो वो 1 करोड़ रुपये जाके किसी बैंक पे भी FD कर देंगी तो 6 लाख पे इंटरेस्ट आएगा। तो ये हुआ प्राइमरी लेवल ऑफ इंश्योरेंस, इंश्योरेंस ऑफ एक्सपेंस, कि मुझे कुछ होगा तो मेरा घर खर्च के लिए मेरी बीवी को किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेकंड लेवल ऑफ इंश्योरेंस है इंश्योरेंस ऑफ इनकम, कि मैं 50,000 खर्च है तो 50,000 तो नहीं कमाता हूँ, मैं मान लीजिए 1 लाख कमाता हूँ, 50,000 खर्च करता हूँ, 50,000 से लग्जरी करता हूँ या बचत करता हूँ, तो मुझे कुछ हो जाए तो मेरी पत्नी को सिर्फ मेरा खर्चा नहीं चाहिए, जितना मैं कमा के लाता था उतना आएगा। तो उसके लिए कितना चाहिए, 2 करोड़ इंश्योरेंस हो। तो 2 करोड़ इंश्योरेंस होगा तो उस 2 करोड़ को अगर बैंक, एक टिपिकल इंडियन उसने जो है कि कहीं ट्रिकी इन्वेस्टमेंट नहीं किया, सिर्फ बैंक में FD कर दिया। हालांकि उसको म्यूचुअल फंड डालेंगे तो और अच्छा ग्रो करेगा, बट अगर सिर्फ बैंक में भी FD कर दिया तो 2 करोड़ पे 6% 12 लाख रुपए आएगा। तो मैं जितना 1 लाख कमा के लाता तो 1 लाख उसके इंटरेस्ट से आ जाएगा पैसा। ये हुआ सेकंड लेवल ऑफ इंश्योरेंस, इंश्योरेंस ऑफ इनकम। थर्ड लेवल ऑफ इंश्योरेंस है इंश्योरेंस ऑफ लाइफ। एक ह्यूमन लाइफ वैल्यू होती है। एक आदमी जो 30 साल का है और वो IT ग्रेजुएट है, मतलब IT में अच्छी नौकरी करता है, लाख रुपए सैलरी है,
लेकिन वो 30 साल तक कमाने वाला है, तो क्या आपको लगता है 30 साल इसी नौकरी पे इसी सेम सैलरी पे कमाएगा? नहीं ना, नहीं। इसकी इनकम बढ़ेगी। हो सकता है 5 साल 10 साल बाद वो IT कंपनी खोल ले, क्या पता वो इतना जीनियस हो, मतलब ये कोई नहीं जानता। तो ह्यूमन लाइफ वैल्यू कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल है। किस आदमी के अंदर कितनी स्टेमिना है ये कोई नहीं जानता। एक आदमी आज जहाँ शुरू किया है खत्म कहाँ करेगा वो कुछ नहीं पता। तो वो खुद ही असेस करे कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मैं कितना बना सकता था अपने परिवार के लिए, उतने का इंश्योरेंस लेना है ह्यूमन लाइफ वैल्यू। लेकिन चूंकि इंश्योरेंस कंपनी ऐसे इंश्योरेंस देती नहीं है, वो इनकम कैलकुलेट करके देती है कि आपकी सालाना इनकम कितना है, उसका 20 गुना 25 गुना 30 गुना तक इंश्योरेंस मिलता है। तो वो हुआ ह्यूमन लाइफ वैल्यू के हिसाब से इंश्योरेंस ऑफ लाइफ, कि मेरे लाइफ का रिप्लेसमेंट, मैं तो नहीं आऊँगा लेकिन मेरा जो फाइनेंशियल वैल्यू है वो मेरी फैमिली को मिले, तो इंश्योरेंस जरूर लेना चाहिए। तो ये कुछ मिस्टेक्स हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए, चाहे वो कोई भी क्लास हो। और मुझे पूरा यकीन है कि आपको ये एपिसोड भी उतना ही पसंद आया होगा जितना आपको पिछला एपिसोड पसंद आया था, और आपके सारे सवालों के जवाब भी चितरंजन जी ने दे दिए। और आप ऐसे ही प्यार अपना दिखाते रहिए, और कोई भी सवाल है, कोई भी आपका सब्जेक्ट है, कोई भी डाउट है, आप ज़रूर पूछिए। आपको मैंने कमेंट सेक्शन में भी आंसर्स दिए थे, मैंने दर्शकों को कहा था कि हम जल्दी बुलाएंगे दोबारा। तो जाते जाते मैं आप लोग आपके दर्शकों के लिए एक टिप देता जाता हूँ, एक बहुत फिलॉसफी जीवन का। बिल्कुल बिल्कुल। सक्सेसफुल आदमी कौन है आपकी नजर में? सक्सेसफुल आदमी कौन है? मैं होने वाली हूँ सर। कैसे मापते हैं किसी को कि वो सक्सेसफुल है? पैसा एक पैरामीटर है। तो मैं आपको बताता हूँ, आप 4F ऑफ सक्सेस, मतलब 4 F हैं, सक्सेसफुल आप उसको बोल सकते हैं। फर्स्ट इज फिटनेस, आप फिट हैं, शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, फिट हैं, तो आप सक्सेसफुल हैं। सेकंड इज फैमिली, आप जो कर रहे हैं उससे आपका परिवार खुश है। परिवार मतलब आपके यार दोस्त, आपके परिवार, मतलब आपका पत्नी, आपके बच्चे, आपके माता पिता, वो खुश हैं, आपको प्यार दे रहे हैं और आप उनको प्यार दे रहे हैं और आपके होने से वो खुशी है, तो आप सक्सेसफुल हैं। थर्ड इज फाइनेंस, पैसा इन सब में बहुत बड़ा रोल अदा करता है। तो अगर पैसे से आप, इतनी इनकम है, ये इतने पैसे हैं आपके पास कि अपने ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं, अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं, तो आप सक्सेसफुल हैं। एंड फोर्थ इज फ्यूचर, आपका फ्यूचर सिक्योर है। पैसे से फाइनेंशियली अपने फ्यूचर को सिक्योर कर रखा है। फ्यूचर में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, मेरे बच्चों की पढ़ाई के समय पैसा हो, मेरे बच्चों की शादी के समय पैसा हो, मैं आज इस घर में रहता हूँ तो 5 साल बाद 10 साल बाद जब मैं घर बदलना चाहूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा लोन ना लेना पड़े, मेरे पास इतना पैसा हो कि मैं आराम से घर अफोर्ड कर सकता हूँ। मुकेश अंबानी जी को घर खरीदने के लिए तो पैसा नहीं चाहिए ना। कोई अच्छा बिजनेसमैन जो आदमी है उसको घर खरीदने के लिए लोन ले तो नहीं लेता ना। हम मिडिल क्लास सोचते हैं, हमको लगता है पूरी दुनिया लोन ले रही है, नहीं, सब कोई लोन लेके नहीं खरीद रहे, वो लोन दूसरे का पर्पज के लिए ले रहे हैं। तो फाइनेंशियली मतलब फिट हो, फिट बॉडी, अच्छी फैमिली, मतलब अच्छी फैमिली मतलब प्यार, जिसको आप प्यार कर सके। और मैं ये भी मानता हूँ कि अगर आप ये भी कर सकते हैं कि आप जो कर रहे हैं उससे आपका परिवार खुश हो, और आपको लगता है कि किसी एक चीज़ ठीक करने से आपका परिवार और खुश हो सकता है, या आपकी कोई एक आदत बदलने से आपके परिवार को अच्छा लगेगा, तो बदलना चाहिए, वो सेक्रीफाइस करनी चाहिए। तीसरा है फाइनेंस, खूब पैसा कमाइए, खूब पैसा आपके पैसा हो। और चौथा है फ्यूचर, उस पैसे से अपने फ्यूचर को सिक्योर कीजिए। आप 60 पे रिटायर होंगे ये तो पक्का है, आप 50 पे अफोर्ड कर पाएंगे कि नहीं रिटायर होना, ये आपके फाइनेंशियल पे डिपेंड करता है। अगर आपने पैसे खूब कमाए, खूब बचाए अच्छे से, तो 50 पे रिटायर हो सकते हैं। जो पैसा 60 से आना शुरू होगा पेंशन, वो पैसा 50 से भी ले सकते हैं, वो पैसा 45 से भी हो सकता है, वो आप 35 से। बहुत ऐसे लोग हैं आपके सर्कल में जो 35 साल, सौरभ जोशी या बाकी ऐसे लोग, ये लोग 35 साल पे रिटायर हो सकते हैं, आज रिटायर हो सकते हैं। तो ये अपना फ्यूचर कितना सिक्योर किया हुआ है। हमने तो 40 के बाद शुरू किया तभी टाइम लगेगा, कोई नहीं, लगे रहेंगे और मेहनत करेंगे तो कुछ ना कुछ तो होगा ही, कुछ ना कुछ बहुत कुछ होगा। ये आप लोग कर रहे हैं, ये फाइनेंशियल लिटरेसी इतनी दे रहे हैं आप लोग ना, बोल के अगला जनरेशन हो सकता है 40 पे रिटायर करने का सोच सके। चलिए, ये इतनी अवेयरनेस, इतनी लिटरेसी पहले नहीं थी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो ये थैंक यू सो मच आप लोगों का, और आपने मुझे अपने शो पे बुलाया उसके लिए बहुत थैंक यू वेरी मच। और हम प्रॉमिस करते हैं चितरंजन जी दोबारा आएंगे आपके सवालों के जवाब देने। आप इस एपिसोड को ढेर सारा प्यार दीजिएगा जैसे आपने पहले दिया, और तमन्ना टॉकीज को भी आप सब्सक्राइब कीजिएगा। और एक बार फिर से आपका तहे दिल से शुक्रिया इतने सारा प्यार देने के लिए, हर वीडियो को पसंद करने के लिए, और कमेंट्स करते रहा कीजिए, अच्छा लगता है। बाय बाय। थैंक यू सो मच, नमस्ते। Tamanna Talkies, where you can follow trend every weekend. So please share, follow and subscribe.